हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और स्वागत है आप सबका। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो पार्ट जिसका आई गेस आप सब इंतजार कर रहे थे। तो हम जावास्क्रिप्ट को शुरू कर रहे हैं, बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट जावास्क्रिप्ट हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वो सारे बेसिक्स कवर करेंगे जिस जो भी आपकी पूछी जाती है इंटरव्यूज में, जो रिक्वायर्ड होती है प्रोजेक्ट बनाने में, और जो रिक्वायर्ड होगी जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो मेक श्योर कि ये पूरा लेक्चर आप अच्छे से देखो। इस लेक्चर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के नोट्स कुछ इस तरीके से। आपका ये काम है कि जा करके इस पूरे नोट्स को आफ्टर द लेक्चर पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। हर चीज बहुत डिटेल में दी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर उसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, कोड भी दे रखे हैं। इन सबको एक्सप्लोर करना है आपको, और ये सब जब आप कर लोगे, आई कैन प्रॉमिस यू कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो एक्चुअल में इंटरव्यू में पूछा जाता है और वो आपको ना आए। सो गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक आता है दैट व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। आखिर जावास्क्रिप्ट भला क्या है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट आपकी बेसिकली हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि मदद करती है आपको एक डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन। अभी तक हमने जो HTML और CSS सीखा था उससे हम क्या बना रहे थे, एक स्टैटिक सा पेज बना रहे थे जिसके अंदर कुछ रैंडम हम ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर अरेंज करके उसको सुंदर बना रहे थे। बट मैंने HTML के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी को शेप आपका स्केलेटन देता है वो आपका HTML है। आपकी बॉडी को सुंदर आपकी स्किन बनाती है वो आपका CSS है। लेकिन आपकी बॉडी को जो फंक्शनिंग बनाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी काम कर रही है, वो जावास्क्रिप्ट है। तो उसी तरीके से आप इसे समझो कि आपकी वेबसाइट को फंक्शनिंग, यानी आप कहीं क्लिक कर रहे हो तो कोई दूसरी जगह पे कुछ रैंडम एक्शन होने लग रहा है, या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई भी जो इंटरेक्शन है आपका और वेबसाइट के बीच में, वो कैसे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज अ कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब, जो कि आपके HTML और CSS के साथ आपकी वेब ब्राउजर पे अवेलेबल होती है। ठीक है, ओके। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं, ये इंटरप्रेटेड होता है। ठीक है, यानी कि आपको इसे रन करना होगा अपने ब्राउजर पे, कोई अलग से कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो आप क्या करते हो, उसे यूज करने से पहले उसके कंपाइलर को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में। बट इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिंपली अपने ब्राउजर के ऊपर रन करा सकते हो। ठीक है, डायनेमिकली टाइप, नो नीड टू डिफाइन वेरिएबल टाइप्स एक्सप्लिसिटली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायनेमिकली ये ऑलरेडी होता है। ठीक है, इवेंट ड्रिवन क्या है, मतलब क्या है कि यानी कि जब भी यूजर का कोई एक्शन होगा, जब भी यूजर लाइक आप कुछ क्लिक कर रहे हो तो उसकी वजह से, आप कुछ टाइप कर रहे हो उसकी वजह से कोई एक्शन आपकी वेबसाइट पे कॉल हो जाए, उसे हम इवेंट ड्रिवन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीचर अवेलेबल होता है। एसिंक्रोनस कैपेबिलिटीज, एसिंक्रोनस हम आगे जाएंगे, जाके जाके जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। बट इतना समझ लो कि कई सारे एक्शन जब चल रहे होते हैं तो कोई एक एक्शन के ऊपर हम एसिंक्रोनसली उसको लगा देते हैं कि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आगे के एक्शंस पूरे नहीं होंगे, अवेट करा देते हैं। ये सब कुछ एसिंक्रोनस कैपेबिलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करता है। दैट्स इट। इतना सब जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पूरी नॉलेज है कि एक्चुअल में वो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, अब जान लेते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट और जावा, ये दो नाम, मतलब नाम सिमिलर लग रहे हैं, बट अंतर क्या है दोनों में, जावा और जावास्क्रिप्ट में नाम क्या अंतर क्या है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वहीं जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वहीं जावा जो है कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हमें वेब ब्राउजर पे चलाना पड़ता है। हम सर्वर पे भी चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Node.js। लेकिन जावा को चलाने के लिए हमें प्रॉपर JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ेगी। जब JVM में मैंने अभी बताया ना आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, ठीक वही JVM जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर आपके जावा के कोड्स रन होते हैं। ठीक है, अब यूसेज की बात करो तो जावास्क्रिप्ट आपकी वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, वहीं जावा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसी जगह पे जावा का हम यूज करते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है वर्ड्स एंड कीवर्ड्स की। ठीक है, तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब हम क्या करेंगे, पहले एक HTML फाइल बनाते हैं जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको अपने वेब ब्राउजर पे कॉल करेंगे। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, अपनी एक CSS बना लें। हालांकि ज़रूरत नहीं है CSS बनाने की, रहने देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए आपको नाम लिखना है जावास्क्रिप्ट की फाइल का, और आगे क्या लगाना, .js। ठीक है, लगा के आप एंटर मारोगे एंड आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब यहाँ पे HTML पे अपना बॉयलर कोड बुलाते हैं एंड बुलाया। अब देखो, जो आपकी बॉडी होती है, ठीक है, जब आप इसे यहाँ पे क्या करोगे, मैं इसे कर देता हूँ क्या,
हेलो हेलो लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसे अपने सर्वर को ऑन करता हूँ। तो मुझे आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है हेलो, ठीक है, दिख रहा है, ये देखो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करेंगे, जैसे हमने सीएसएस की फाइल को ऐड करना सीखा था, है ना, लिंक टैग का यूज करते थे जब हम एक्सटर्नली करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट टैग का, बॉडी के नीचे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपनी फाइल की लोकेशन का नाम। तो हम डॉट स्लैश लगाया एंड नीचे आपको आपकी फाइल मिल गई, उसको क्लिक किया एंड आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल जुड़ चुकी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, तो अभी देखो, ये हमारी फाइल है जो जिसके ऊपर हमारा एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट हमारी जुड़ चुकी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि यार जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है नहीं, तो इसके लिए हम कंसोल में जाते हैं। एक काम करता हूँ मैं, एक्चुअली क्या करूंगा ना, मैं इसे अपने इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करूंगा इस फाइल को, इस पेज को मैं इनकॉग्निटो पे ऑन करता हूँ। रीजन ये है कि मेरी जो एक्चुअल ब्राउजर है ना, ये वाला ब्राउजर जो मेरा क्रोम ब्राउजर है, इस पे बहुत सारे एक्सटेंशंस एक्चुअली डाउनलोड है मेरे ब्राउजर पे, जिसकी वजह से कुछ रैंडम स्क्रिप्ट मेरे कंसोल पे हमेशा चला करती है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ब्राउजर पे भी चला सकते हो, मैं सिर्फ चला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने जब इसको इंस्पेक्ट किया तो आप ऊपर यहाँ कंसोल पे जाओगे। कंसोल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल्स रन होंगी, यार जावास्क्रिप्ट के सारे कोड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, कंसोल में वो दिखते हैं। अब देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट a इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने लिखा। अब मैं जरा से यहाँ पे a लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो देखो 10 दिख रहा है आपको, 10 वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से मेरी जावास्क्रिप्ट कंसोल में जाकर के, आपके ब्राउजर के कंसोल में जाकर के रन करती है। ठीक है, हमने ये चीज़ डेफिनेशन में भी पढ़ी थी, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, दोनों चीज़ों को ना मैं रैंडम, मतलब पैरेलल खोल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट कोड को लिखेंगे एंड यहाँ पर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, दोनों अगल बगल मैंने कर लिया है। ठीक है, ओके। हम क्या जानना चाहते थे, हम जानना चाहते थे वर्ड के बारे में, सॉरी वर्ड और कीवर्ड के बारे में। ठीक है, वर्ड और कीवर्ड के बारे में वर्सेस कीवर्ड के बारे में। तो अब ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसी चीज, एक चीज प्रॉब्लम है, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ना एक दूसरा पेज बनाना चाहिए, सैम्पल डॉट टी एक्स टी। जब मैं आपसे बातें करूंगा ना, तब मैं कोड को यहाँ लिखूंगा, और जब मुझे एक्चुअल में कोई प्रॉपर कोड लिख करके चलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसे जेएस फाइल में चलाऊंगा। अभी मैं इसको यहीं लिखता हूँ। ठीक है, ओके। तो मुझे जानना है वर्ड और कीवर्ड में अंतर क्या होता है। तो देखो, वर्ड क्या होता है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जिसकी कोई मीनिंग हो। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल एंटिटी हो वो, तो उसे हम कहते हैं क्या, वर्ड। जैसे कि मैं क्या कहता हूँ, कि मैं लिख देता हूँ चाचा, या फिर मैं लिख देता हूँ कि बॉय, मैं लिख देता हूँ नेम, मैं लिख देता हूँ कि क्लास। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपका वर्ड है। क्यों, क्योंकि इसका कोई एक मीनिंग है, या फिर आप कह लो कि एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है जो कि एक कुछ अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि हाँ यार इसका कुछ तो सेंस है इस वर्ड का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। बट कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, आपका जो भी मैं कहूंगा कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर है, उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया आपका, इसके साथ साथ आपका लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वैर हो गया, ठीक है, एल्स हो गया। ये सब कुछ क्या है, ये सब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ये सारे वर्ड जो कि पहले से डिफाइंड है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, उन वर्ड्स को हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डिफिनेशन देखें तो अ रिजर्व्ड वर्ड दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये सारे वर्ड जो होते हैं ना, ये सारे जो आपके कीवर्ड है वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो रिजर्व्ड होते हैं पूरी तरीके से, आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ इनका इस्तेमाल कोड को लिखने में करोगे, बट आप इन्हें एज अ वेरिएबल नेम कभी भी यूज नहीं कर सकते। इन कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम के लिए आपको यहाँ वर्ड्स का यूज करना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि लेट a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो a है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा वर्ड है। लेकिन ये जो लेट है, ये क्या है, ये हमारे पास कीवर्ड है। ये जावास के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। तो मैं यहाँ पे लेट लेट नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, सॉरी, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेट नहीं लिख सकता, क्योंकि लेट ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर हमारे ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए दैट कीवर्ड एंड कीवर्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है, ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। हमारी डिफिनेशन में भी हमने यही मेंशन किया हुआ है
मैं डेफिनेशन खोल लेता हूँ। ओके, डेफिनेशन ये रही। एंड यहाँ पे देखो, any sequence of character forming a meaningful entity is a language, and a reserved word that has a predefined meaning is called a in a programming language is called a keyword। ठीक है, ओके, नाइस। तो अब जानते हैं कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में क्या अंतर होता है। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स में क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है। अब उस प्लेट के ऊपर आपने एक पिज्जा रखा और आप पिज्जा खाने जा रहे हो, लेकिन आपके पास क्या अलाउ है कि आप और भी पिज्जा को ऐड कर सकते हो उस प्लेट के ऊपर। आप अपने पिज्जा को हटा भी सकते हो, ठीक है। आप अपने पिज्जा के स्लाइस को एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। छोटा पीस था तो बड़ा पीस भी रख सकते हो। आपके पास सब कुछ अलाउ है। तो आपकी जो पिज्जा प्लेट है जिसके ऊपर आप इतने सारे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, इतने सारे चेंजेस कर सकते हो आप। तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारी वेरिएबल है। यानी कि आप उसके अंदर जो चेंजेस कर पा रहे हो, वो क्यों कर पा रहे हो कि आपकी जो वैल्यू है उस पार्टिकुलर प्लेट की, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन मान लो आपकी बॉडी के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर आपने एक टैटू बनवाया है, ठीक है। अब वो टैटू तो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आप कुछ भी कर लो भाई, वो टैटू है, अब वो तो हटेगा नहीं, एक बार लग गया तो वो जो टैटू है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये अंतर होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अंदर। एग्जांपल की मदद से आपको बस समझा रहा हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। अब मैं आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोल के दिखाऊं तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स डाटा एंड यू कैन चेंज इट्स वैल्यू एनी टाइम। यानी एक ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर आप कोई डाटा को स्टोर करा रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू को आप जब चाहो चेंज कर सकते हो। ये क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि अ कांस्टेंट होल्ड अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट असाइंड। ठीक है, यानी कि एक बार आपने उस पार्टिकुलर कंटेनर पे कोई डाटा को स्टोर करा दिया, कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो आप उसे फिर चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही का वैसा रहेगा। दैट्स इट। तो ये हमारा अंतर होता है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स में। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन जान ली कि यार वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, हमने जान लिया वर्ड कीवर्ड क्या होते हैं। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पर। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या है कि मेन पार्ट में हम पढ़ेंगे वेर, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें एक चीज और जाननी है, वो क्या है, होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है। ओके, तो होस्टिंग बेसिकली आपके जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर है, ठीक है, और कुछ नहीं है, एक डिफॉल्ट बिहेवियर है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपके जो वेरिएबल और जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही मेमोरी में ऊपर की ओर स्टोर हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब मैं एक बात कहता हूं कि एक नॉर्मल तरीका किसी भी चीज को प्रिंट कराने का क्या है, कि पहले मैं उस पार्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करूंगा एंड देन उसे प्रिंट कराऊंगा। आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जो भी किया वहां पे आपने ये चीज देखी होगी। मैं वही चीज करता हूं, मानो वैर ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए आप क्या करते हो, console डॉट लॉग करते हो। ठीक है, आई गेस इतना तो मुझे लगता है कि आता होगा क्योंकि क्रैश कोर्स है ये। ठीक है, console डॉट लॉग किया हमने एंड मैं कहता हूं यहां पर ए को आप प्रिंट करा दो। क्या होगा यहां पर, आप देखो ए प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं इस वेरिएबल को क्या करूं, हटा करके नीचे की ओर डिफाइन कर दूं यहां पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले प्रिंट हो रहा है, पहले प्रिंट जो हमारा कोड है हमारा, ठीक है, वो चीज पहले एग्जीक्यूट हो रही है एंड उसके बाद हम उसे जाकर के कहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या ये रन करेगा, बताओ मुझे, देखते हैं। मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ गया, एरर नहीं आया, ध्यान से सुनना, एरर नहीं आया कोई, सिंपली इसने कह दिया अनडिफाइंड, कि भाई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बाकी कोई एरर नहीं है। ठीक है, ए वेरिएबल को वो रीड कर सकता है बट उसके अंदर कोई वैल्यू को नहीं ले रहा। वो क्या मतलब है, कैसे कर रहा है, एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो वैर ए इक्वल्स टू 10 को लिखने से पहले ही ए को जावास्क्रिप्ट क्या करता है, मेमोरी में एलोकेट कर देता है। ठीक है, लेकिन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। यानी कि आपका जावास्क्रिप्ट इसे किस तरीके से देख रहा है, जावास्क्रिप्ट इस तरीके से देख रहा है कि यहाँ पे जो वैर ए इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट इसको ऊपर की ओर देख रहा है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कैसे देख रहा है, वैर ए के फॉर्म में देख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने नीचे लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा था, वैर ए इक्वल्स टू 10 नीचे लिखा था,
ये लिखा था आपने, ठीक है, हम इसे कमेंट कर देते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको कैसे रीड कर रहा है? जावास्क्रिप्ट को ऐसे रीड कर रहा है कि ऊपर var a लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट को ऐसे रीड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज नहीं है। आपने तो नहीं लिखा, आपने तो ये लिखा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि जावास्क्रिप्ट में कैसे किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने से पहले, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने से पहले जावास्क्रिप्ट उसे रीड कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसे मेमोरी में ऊपर की ओर लेकर के आ जाता है, ठीक है। फंक्शन में भी सेम इसी तरीके से होता है। मान लो कि मैं एक फंक्शन लिखता हूं, मैं लिखता हूं फंक्शन हेलो, एंड उस ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से कर रहे हो तो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी आप समझ लो, क्योंकि आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसकी पर चिंता मत करो आप। अभी के लिए क्या है कि आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाद में जब आप दोबारा भी कोड देखोगे या दोबारा जब फंक्शन पढ़ोगे तो आपको सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल तरीका तो ये होता है कि पहले आप क्या करो, फंक्शन बना दो और बाद में उसे कॉल करो, ठीक है। तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा हमारे पास, इससे होगा जो हमारे इसके अंदर हेलो जी लिखा है ना मैंने, वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं इस हेलो को क्या करूं, पहले ही कॉल कर दूं यहां पर। अभी मैंने हेलो कॉल कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, बट फंक्शन मैंने डिफाइन करा ही नहीं है, ठीक है। तो ये वो खेल है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम होगा। मैं अभी भी सेव करूं तो देखो, पहले ही जो भी आपने नीचे डिफाइन कर रखा है वो कॉल हो गया, यानी मेरे डिफाइन कर यहां पर क्या हुआ, मैंने पहले डिफाइन ही नहीं किया था, मैंने सीधे कॉल कर दिया और बाद में उसको डिफाइन किया। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से कैसे देख रहा है, जावास्क्रिप्ट कैसे देख रहा है, जावा कह रहा है जावास्क्रिप्ट कि ये भाई मेरी मेमोरी के अंदर जो ये फंक्शन है वो यहां पर स्टोर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक डिफॉल्ट बिहेवियर जावास्क्रिप्ट का जो क्या कर रहा है, वेरिएबल और फंक्शन को आपके मेमोरी में टॉप पर लेकर के चला जा रहा है, इसी को हम होस्टिंग कहते हैं। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, ठीक है, आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होस्टिंग तो पूछ ही लेंगे, ठीक है। आई गेस होस्टिंग समझ में आ गया होगा, इतना ही है, ठीक है। हमने नोट्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट्स में भी देखना, नोट्स में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स में दे रखा है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जाकर के रीड करो दैट होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द स्कोप वेयर इज होस्टेड एंड इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड, ठीक है। मैंने दिखाया था कि अनडिफाइंड क्यों शो कर रहा था, क्योंकि आप जब वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो बेसिकली वो डिफाइन तो हो जाता है बट उसकी वैल्यू असाइन नहीं होती, वैल्यू असाइन नहीं होती। जावास्क्रिप्ट कैसे रीड करता है मैं वो भी बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा एक बार और उसको देखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे मान लो कि आपने कंसोल डॉट लॉग कराया, ए कराया, ठीक है, आपने वैर इक्वल्स टू 10 बाद में डिफाइन किया, बट जावास्क्रिप्ट इसे कैसे रीड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट इसे रीड कर रहा है कुछ इस तरीके से, वैर ए, एंड देन जावास्क्रिप्ट से कैसे रीड करेगा, कहेगा जावास्क्रिप्ट भाई कि सुनो, अब मैं इसे रीड करूंगा इस तरीके से, नीचे जावास्क्रिप्ट इसे ऐसे रीड कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि वैर ए इक्वल टू 10 जो आपने लिखा था वो जावास्क्रिप्ट में दो टुकड़ों में है, वैर ए ऊपर डिफाइन है और ए इक्वल टू 10 बाद में वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। अब मैं यहां पर सी लॉग कराऊं, यानी प्रिंट कराऊं ए को, तो क्या होगा देखो, बाद में 10 प्रिंट हो रहा है, बट पहले क्या हो रहा है, पहले आपका अनडिफाइंड ही आएगा। ये जावास्क्रिप्ट ऐसे रीड करता है इसको, ठीक है। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट मैंने एग्जांपल ज़्यादा दिए, हो सकता है पहली बार में आपको ऐसा लग रहा है, बट आप खुद कोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट आर होस्टेड बट रिमेन अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली टेम्पोरल डेड जोन आ जाता है, टेम्पोरल डेड जोन में बेसिकली वो एरर ही आपको दिखाएगा कि रेफरेंस नहीं उसको मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि वैर और लेट कॉन्स्ट क्या है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद। बट मैं समझता हूं कि पहले आपको ना मैं नल और अनडिफाइंड के बीच में भी डिफरेंस बता दूं दैट व्हाट एक्चुअली इट इज। ओके, तो अनडिफाइंड क्या लिखा है हमने, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड अ वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट अनडिफाइंड, ठीक है। मैं आपको यही समझा देता हूं, इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि कोड करने की जरूरत है। देखो ध्यान से, जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, बट उसे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, जैसे हम लेट एक्स लिख रहे हैं बट इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे कि एक्स इक्वल्स टू 10 या 20 या 30, कुछ भी नहीं डाले, सिंपल लिख दे रहे हैं एक्स, लेट एक्स, यानी एक्स को हमने डिफाइन कर दिया, अब उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो जब आप ऐसे केस में प्रिंट कराते हो तो क्या होगा, उसके अंदर आपको अनडिफाइंड मिलेगा,
कि अभी तक उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है, आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, ठीक है, तो इस केस में आपको अनडिफाइंड मिलता है। बट नल क्या होता है? नल एक एक्सप्लिसिट एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, ठीक है, यानी कि आप इंटेंशनली चाहते हो कि उसके अंदर कोई वैल्यू ना रहे, बट आप उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते कि भाई कोई वैल्यू मैंने असाइन ही नहीं करी या कुछ मैंने उसको डिक्लेयर करने के बाद कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, नहीं। मैं चाहता हूं कि उसके अंदर बस वैल्यू क्या हो, इंटेंशनली ना हो कोई, बट वो असाइंड रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू नल लिख दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद जब हम प्रिंट कराते हैं तो हमें नल मिलता है। बात को समझे? यानी कि जब हम कुछ भी वैल्यू देंगे ही नहीं, ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, लेट एक्स लिख करके छोड़ दिया, तो उस केस में क्या, अनडिफाइंड। बट अगर आप उसे चाहते हो कि उसके अंदर इंटेंशनली बस कोई वैल्यू ना रहे बट वो असाइंड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेट y इक्वल्स टू नल एंड देन उसे प्रिंट कराओगे, तो तब उस केस में आपको नल मिलेगा। दैट्स इट, इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पर, जो है हमारा वैर लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। तो वैर क्या है हमारा? वैर बेसिकली हमारा वेरिएबल है, यानी कि ये जो तीनों चीज है ना, वैर लेट एंड कॉन्स्ट, ये हमारे कीवर्ड डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इन्हें भी, इनके बारे में हम जानेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे कि स्कोप क्या होता है इनका, होस्टिंग कैसे होती है, और रीडिक्लेरेशन क्या है, रीअसाइनमेंट क्या है, ब्लॉक स्कोप क्या है, ये सब जानेंगे। तो चलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं वैर लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई उसमें से हम सबसे पहले जानेंगे, हम रीअसाइनमेंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या वाला है, ठीक है। अब जरा देखना कि आपका जो वैर है उसमें क्या होता है, अगर मैं x इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बाद में x को मैं एक नई वैल्यू दे दे रहा हूँ 20 की। अब मैं इसे अगर प्रिंट कराऊँ, दैट console डॉट लॉग कराते हैं, सी लॉग लिखने पे भी हो जाता है, आपके पास console डॉट लॉग लिख के आ जाएगा, शॉर्ट हैंड है उसका, ठीक है। अब मैं x को प्रिंट कराऊँ तो क्या इसके अंदर कौन सी, क्या 20 आ गई होगी वैल्यू, देखते हैं। हाँ 20 आ गई एंड 20 प्रिंट हो गई। ये हो गया तब जब आपका ये वैर है, ठीक है। लेकिन लेट के केस में क्या होता है, जरा सा देखना कि मैंने लेट x इक्वल्स टू 10 किया और x इक्वल्स टू 20 किया एंड बाद में उसे प्रिंट कराया, तो क्या होगा, अभी भी 20 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि आपके वैर में और आपके लेट में रीअसाइनमेंट होता है। अब जरा कॉन्स्ट के केस में देखते हैं क्या होता है। कॉन्स्ट के केस में क्या होता है, देखना, नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्ट के केस में आपकी असाइनमेंट नहीं होगी टू द न्यू, जो भी आप वेरिएबल के अंदर नए वैल्यू डाल रहे हैं वो असाइन नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका कॉन्स्ट का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि वैर और लेट के अंदर रीअसाइनमेंट होता है बट आपके कॉन्स्ट के अंदर रीअसाइनमेंट नहीं होता। मैंने आपको वो बताया था ना, टैटू वाला एग्जांपल, कि हाथ पे टैटू बन गया तो फिर आप उसे हटा थोड़ी सकते हो, वो कांस्टेंट हो गया। वही चीज है यहाँ पे कि कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, ठीक है, ओके। आई गेस री असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या समझेंगे, रीडिक्लेरेशन के बारे में। रीडिक्लेरेशन, ठीक है। रीडिक्लेरेशन क्या कहता है, रीडिक्लेरेशन कहता है कि मैं अगर वैर x इक्वल्स टू 20 करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, मैं वैर x इक्वल्स टू 20 करता हूं और मैं बाद में कहता हूं कि वैर x इक्वल्स टू 10 कर दो, ठीक है, एंड बाद में मैं उसे प्रिंट कराता हूं, दैट मैं x को प्रिंट करा लेता हूं, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पर, जो हो रहा है वो है क्या, वैल्यू आपकी प्रिंट हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मेरा x था उसको मैंने एक बार डिफाइन किया था कि भाई वो वैर है, उसका डिक्लेरेशन क्या है, वो वैर है। बट मैंने दोबारा से, जब मैंने x को एक नई वैल्यू असाइन करनी चाहिए या कुछ भी करना चाहा, मैंने दोबारा से डिक्लेयर किया। यानी कि बार बार इसे, अगर मैं उसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर रहा हूं कि भाई तुम वैर है, वैर है, वैर है, वैर है, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है भाई मैं खुश हूं, तो वो केस क्या है, रीडिक्लेरेशन का, ठीक है। इसमें आपका वैर आपको सपोर्ट करता है, कहता है हाँ ठीक है, मुझे बार बार आप डिक्लेयर कर सकते हो। बट क्या हो अगर मैं इसे लेट कर दूं, ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसे फिर लेट कर देता हूं, तो क्या ये लेट के केस में चलेगा, मुझे बताओ, क्या ये लेट के केस में चलेगा, नहीं चलेगा। आपका जो लेट है वो आपका रीडिक्लेरेशन नहीं सपोर्ट करता, समझे बात को। आपका लेट क्या है, रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं करता। अब जरा यहाँ पे हम कॉन्स्ट डाल के देखते हैं, कॉन्स्ट, मुझे लगता है इसका आंसर तो सबको पता होगा कि यार कॉन्स्ट के केस में क्या होगा। हाँ, आपका कॉन्स्ट भी रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं करता। देखो यहाँ पे x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, x को आप एक बार पहले डिक्लेयर कर चुके हो, फिर दोबारा आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते यहाँ पर, बात को समझे।
तो ये आपकी प्रॉपर्टी है क्या, रीडिक्लेरेशन की, यानी कि आपका वैर रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वैल्यू को आपको चेंज करना है तो लेट के केस में कर लो, लेकिन कॉन्स्ट के केस में तो वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो वैल्यू डाल दी वो डाल दी। ठीक है, आप डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, रीअसाइन भी नहीं कर सकते कॉन्स्ट के केस में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। होस्टिंग की बात करें, होस्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो जरा समझो। होस्टिंग का मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, दैट मैं अगर प्रिंट कराता हूं अपने ए को और बाद में मैं क्या करता हूं, ए को डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, अनडिफाइंड आ जाएगा, राइट। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि आपके जो जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टोर हो रहा है ये ए, आपके जावास्क्रिप्ट में आपका वैर ए के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ आई। वैर आपका सपोर्ट करता है क्या, होस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज आपके लेट और कॉन्स के साथ करूं तो क्या होगा, जरा देखना। मैं कहता हूं ए को मैंने बुलाया, मैंने कहा कि सुनो लेट ए इक्वल्स टू 10 करो इस बार। ठीक है, मैं वैर नहीं करा, मैं लेट करा इस बार। क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी आपका जो लेट है वो होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। सेम चीज अगर मैं कॉन्स्ट के साथ करूं तो क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉन्स्ट भी एक्सेस नहीं कर पा रहा इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये आपका केस क्या है कि आपका वैर जो है आपकी होस्टिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन लेट एंड कॉस्ट आपकी होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो आप कहोगे भैया बेस्ट तो फिर वैर ही है। मैं कहा हाँ बेस्ट है, बट आप वैर को यूज नहीं करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, क्योंकि वैर बहुत पहले यूज किया जाता था, अब वैर का यूज उतना नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, बहुत बड़ा रीजन है। क्या है उसका, ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप, ठीक है, मतलब क्या है इसका, जरा समझाता हूं मैं। क्या है, अगर मैं किसी भी चीज को अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं तो वो एक ब्लॉक स्टेटमेंट हो जाता है कि उस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। मतलब क्या है, मान लो मैं एक इफ स्टेटमेंट बनाता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि वेर y इक्वल्स टू 10। ठीक है, वेर y इक्वल्स टू 10, एंड इसके बाद में क्या करता हूं कि बाहर, यानी कि इन करली ब्रैकेट के बाहर मैं जा करके इसको प्रिंट कराता हूं। मैं कहता हूं कंसोल, क्यों कर रहा हूं मैं, सी लॉक करता हूं। ठीक है, ओके, मैं इसके अंदर y को कॉल करता हूं, क्या होना चाहिए, बेसिकली होना ये चाहिए कि जब मैं इस करली ब्रैकेट के अंदर जिस भी चीज को कॉल कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसके अंदर y को बनाया, तो y जब ये करली ब्रैकेट खत्म हो रहा है ना, तब y आपकी मेमोरी से हट जाना चाहिए। यानी कि आपकी मेमोरी इस ब्रैकेट के बाहर इसके अंदर की चीजों को रीड नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकती, दैट्स इट, यही है। लेकिन आपके इस केस में क्या हो रहा है, वैर के केस में, कि वो रीड कर लेती है। ठीक है, देखो 10 प्रिंट हो जा रहा है, यानी कि आपकी इस ब्रैकेट के बाहर भी ये इस y को ऐड रीड कर ले रहा है, क्योंकि स्टिल आपने इसको अंदर ही डिक्लेयर किया है, सब कुछ आपने इसके अंदर ही किया ब्रैकेट के, बट बाहर क्यों ये रीड कर रहा है, ये प्रॉब्लम थी। इसलिए मेजरली ये काफी प्रॉब्लम और भी क्रिएट करती है जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वैर को बहुत ही लीस्ट यूज करते हैं। अब यही मैं क्या करता हूँ, लेट को यूज करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो y इज नॉट डिफाइंड, y ये रीड नहीं कर पा रहा लेट के केस में। लेट इसको बाहर लीक नहीं करने दे रहा है, लेट इसकी वैल्यू को इस ब्लॉक स्टेटमेंट, ब्लॉक स्कोप के अंदर, समझे बात को। वो कह रहा है कि भैया अंदर हो, घर के अंदर हो, घर की बात घर तक रहेगी, घर के बाहर कोई नहीं जानता कि तुम्हारी कीमत कितनी है, दैट्स इट। आपके घर में आपकी कीमत होगी ना कुछ, तो वही चीज है ये। मैं अगर कॉन्स्ट कर देता हूं इसको तो क्या होगा, अभी भी कॉन्स्ट भी आपकी नहीं रीड कर पा रही इस वैल्यू को। तो कॉन्स्ट के अंदर भी सेम केस है कि भैया ये आपके ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, घर की चीज घर में ही रहने देता है, बाहर नहीं लीक करने देता वैल्यू को। ठीक है, बात समझ आई। तो ये मेन पॉइंट है आपका बेसिकली वैर लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, आपका काम है इसे रीड करना, और बगल में मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत ही डिटेल एग्जांपल है, मतलब एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ सारे केसेस आपको क्लियर हो जाएंगे, बट ये आपका काम है इसे रीड करना। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ तक पढ़ चुके, हमने नल डिफाइंड जान लिया, अब हम डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो डेटा टाइप आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसे हम रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, डाटा टाइप आपके बहुत सारे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल,
ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। ये सब कैसे दिखते हैं मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है। दैट नंबर के लिए 42 ऐसे लिखा जाता है, स्ट्रिंग आपका ऐसे रिप्रेजेंट होता है, बूलियन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जरा हम कोड पार्ट पे आते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं डाटा टाइप को। देखो दो टाइप के हैं, प्रिमिटिव और दूसरा क्या है, रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है, अब रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर तीन टाइप के आते हैं। ठीक है, क्या होता है, जितने भी आपके कीबोर्ड में ब्रैकेट है ना, एक स्क्वायर ब्रैकेट, आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका ब्रैकेट, ये सारे जो हैं ये तीनों आपके रेफरेंस डाटा टाइप होते हैं। ठीक है, जितने भी जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो थ्रू द ब्रैकेट्स, वो सब किस में आते हैं, रेफरेंस डाटा टाइप में आते हैं। और प्रिमिटिव के अंदर क्या आते हैं, प्रिमिटिव के अंदर बाकी सारे आ जाते हैं, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, बिग इंट हो गया, आपके पास बूलियन हो गया, ये सब कुछ और भी जितने हैं आपके पास, जैसे कि नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपका क्या है, आपके प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर आते हैं ये सब। तो ये आपको जानना है कि दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस। मैंने आपको बता दिया क्या कौन कौन से किसके अंदर आते हैं। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जितने भी ब्रैकेट के अंदर है वो सब आपके रेफरेंस हैं, और जो भी ब्रैकेट में नहीं है वो सारे आपके प्रिमिटिव है। अब भैया अंतर क्या जरा बताओ, तो जरा मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा उसको ध्यान से रीड करना एक बार। चलो रीड करो उसे। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पर रियल वैल्यू कॉपी नहीं होती, बल्कि उस मेन वैल्यू का रेफरेंस पास हो जाता है, उसे हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप। और जिसको कॉपी करने पर रियल वैल्यू कॉपी हो, चेंज हो जाए, रियल वैल्यू भी चेंज हो जाए, वो वैल्यू रेफरेंस टाइप वैल्यू होती है। ठीक है, उसे हम रेफरेंस डाटा टाइप कहते हैं। अब जरा ध्यान सुनो कि मतलब क्या है, जो भी मैंने लिखा उसका मतलब क्या है, जरा देखना। मैं क्या कहता हूं, मैं एक ए को डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं ए वैर ए इक्वल्स टू 10, और मैं एक और वेरिएबल लाता हूं, मैं कहता हूं बी के अंदर मैं ए को स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट कराऊं बी को, ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं, मैंने कहा बी क्या है 10। अब मैं जरा प्रिंट कराता हूं ए, अब जरा देखो बी और ए के अंदर क्या है, 10 है। लेकिन मैं अगर बी के अंदर कुछ चेंजेस कर दूं, मैं कहूं बी प्लस 2 कर दो इसको। ठीक है, अब जरा बी को प्रिंट कराते हैं, तो बी क्या प्रिंट हो रहा है, 12। लेकिन अगर मैं यहीं पर ए प्रिंट कराऊं तो ए मेरा 10 ही है। ठीक है, यानी कि बी के चेंज होने की वजह से ए में कोई चेंज नहीं आया, बी को ए का क्या हुआ, कॉपीड वैल्यू मिला, बी के अंदर ए कॉपीड वे में है। ठीक है, कॉपीड वैल्यू है, यानी कि बी में कोई भी चेंजेस करूंगा तो उसकी वजह से ए में कोई चेंज नहीं आएगा। बात को समझे, ओके। अब मैं क्या कहता हूं कि मैं डिफाइन करता हूं एक एरे। ठीक है, एरे क्या होता है अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आगे हम सीखेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि जरा एक और मैं वेरिएबल बनाता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं और उसको नाम रखता हूं बी, और उसके अंदर क्या करता हूं, ए को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, अब जरा दोनों को प्रिंट करो, यहां पर देखो, मैंने कहा ए क्या है, ए के अंदर 1, 2, 3, 4 आ रहा है मेरे पास, और बी के अंदर क्या आ रहा है, बी के अंदर भी 1, 2, 3, 4 आ रहा है, राइट, ओके ग्रेट। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि बी में से मैं क्या करता हूं, बी में से मैं पॉप कर देता हूं। ठीक है, बी डॉट पॉप, पॉप क्या होता है, पॉप की वजह से क्या होता है, लास्ट एरे की जो लास्ट वैल्यू है ना, एरे की जो लास्ट वैल्यू है वो डिलीट हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, मैं अपने बी को जरा चेक करता हूं, तो बी के अंदर देखो 1, 2, 3 आ रहा है, लास्ट वैल्यू जो बी के अंदर स्टोर थी वो हट गई। लेकिन अब क्या इस बी के अंदर जो मैंने इसके ऊपर काम किया, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने अपडेशन करी, क्या उसकी वजह से ए के ऊपर कोई चेंज आएगा, देखते हैं। ए देखो, ए में भी चेंज हो गया, ए के अंदर भी हमारी लास्ट वैल्यू गायब हो गई। यानी मैं जब रिफरेंस डाटा टाइप का यूज करता हूं, क्योंकि ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, यानी रिफरेंस डाटा टाइप का जब मैं यूज करता हूं, तो उससे जब मैं किसी वैल्यू को पास कर रहा हूं, उससे मैं किसी चीज को असाइन कर रहा हूं, तो उसके अंदर जब मैं चेंजेस करूंगा तो क्या होगा, मेरे इस पार्टिकुलर ए जो ओरिजिनल ए था उसके अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। ये है हमारे पास क्या, रेफरेंस डाटा टाइप। आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप्स, मैंने सारे मेंशन किए हैं नोट्स में, आपका काम है पढ़ना और इसे आप एक बार देख लें रेफरेंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स में जब हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है क्या, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप, ये हमने अभी पहले भी देखा था। ठीक है, मैंने तब समझा दिया आपको प्रिमिटिव रेफरेंस क्या होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी क्या होता है, म्यूटेबिलिटी आप यहाँ पे देखो, जिससे हम चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है, जिसकी वैल्यूज को हम चेंज कर पा रहे हैं वो सब क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। ठीक है,
तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो प्रिमिटिव आपका इम्यूटेबल होता है क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने असाइन कर दी। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि रेफरेंस देने के बाद उससे वैल्यू चेंज है, मैंने सब बता ही दिया। एंड रेफरेंस डाटा टाइप म्यूटेबल होता है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी क्या होता है ये समझते हैं, आ जाओ। अब जरा सा देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था कि मैंने ए के अंदर वैल्यूज डाली, ठीक है, एरे बनाया मैंने ए, और बी के अंदर मैंने ए को डाल दिया। ए से मैंने एरे बनाया और बी के अंदर ए को डाल दिया, और जब बी के ऊपर कोई एक्शन किया मैंने, तो वो चेंजेस क्या ए के ऊपर भी हो रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इस चीज को, इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? शैलो कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी। शैलो कॉपी, शैलो कॉपी का एक डिफिनेशन बोलो तो क्या? ओनली कॉपीज रेफरेंसेस चेंजेस अफेक्ट द ओरिजिनल। यानी कि इसके अंदर जो भी चेंजेस होता है, शैलो कॉपी, यानी बी बी क्या कर रहा है? शैलो कॉपी कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल कॉपी, दैट्स इट। अब हम जानेंगे क्या? अब हम जानेंगे डीप कॉपी। डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि देखो, आप कहोगे कि भैया एक बात बताओ, ये जो आपने कहा कि जितने ब्रैकेट्स हैं उन सभी के ऊपर क्या हो जा रहा है? शैलो कॉपी हो रहा होगा। नॉर्मली डिफॉल्ट तो क्या हो रहा है? शैलो कॉपी ही हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा। बट कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा कि भाई ये जो हम चेंजेस करें वो जा करके हमारे मेन ए पे इफेक्ट ना करे। कोई तो तरीका होगा, ऐसे तो फंस जाएंगे हम, क्योंकि हमें करना तो पड़ेगा ही आगे चल के। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए हम यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। अब क्या है वो भी बताता हूँ, देखो। मान लो मैं कहता हूं कि where array 1 इक्वल्स टू 1,2,3,4। ठीक है, और कुछ ले लें, यहाँ पे 5 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, 5 ले लिया। अब मैं कहता हूं कि where array 2 बनाते हैं। array 2 बनाते समय हम क्या करते हैं इसमें, कि हम एक कंप्लीटली एक नया ऑब्जेक्ट ही तैयार कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक नया एरे बनाओ, और उसके अंदर क्योंकि हम चाहते हैं कि ए की सारी वैल्यूज बी के अंदर हो, वैसे हम चाहते हैं कि एरे 1 की सारी वैल्यूज एरे 2 के अंदर हो। बट हम नहीं चाहते कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से आए कि उसमें भी अपडेशन हो आगे चल के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर कैसे दिखता है? 3 डॉट, 1 2 एंड 3, 3 डॉट लगाया, एंड उस एरे का नाम लिखो जिसे आप कॉपी करना चाहते हो दूसरे एरे के अंदर। ARR1 मैंने कॉपी कर दी। अब यहां पर देखना, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर जब इसको सेव किया तो मैंने कहा कि भाई जरा मेरे को बताओ एरे 1 के अंदर क्या है। तो एरे 1 के अंदर 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, और मैंने कहा कि एरे 2 के अंदर जरा बताओ क्या है। तो एरे 2 के अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज जो एरे 1 के अंदर थी वो एरे 2 के अंदर अब कॉपी हो चुकी हैं। अब अंतर कहाँ पे आ रहा है? अंतर यहाँ आ रहा है, देखो। मैं कह रहा हूं एरे 2 डॉट पॉप करता हूं जब मैं, ठीक है, और अब इसे मैं सेव करता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि एरे 2 की जरा वैल्यू बताओ। एरे 2 के अंदर क्या है? तो एरे 2 के अंदर अब देखो सिर्फ 1 2 3 4 है, 5 गायब हो गया। अब जरा मुझे बताओ एरे 1 के अंदर क्या चेंजेस हुए होंगे? नहीं हुए। सी, समझ में आया? एरे 1 के अंदर कोई चेंज नहीं हुए। फिर भी क्योंकि मैंने एरे 2 के अंदर चेंजेस कर दिए, उसके बाद भी एरे 1 के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। ये एक होता है आपका डीप कॉपी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीटली एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वैल्यू को जो हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ की वैल्यू इसके अंदर एरे 2 के अंदर कॉपी हो जाए, उसके लिए हम इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का काम समझ में आ गया कि क्या काम करता है? वो डीप कॉपी में मदद करता है। ठीक है, ओके, आई गेस अब ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में जानना है जावास्क्रिप्ट कंडीशनल के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, चलो समझते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है जानते हैं? ठीक है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब जरा समझना, मैं कहता हूं कि लेट मार्क्स इक्वल्स टू 12। ठीक है, और मैंने एक कंडीशन रखी कि अगर मार्क्स हमारे पास 12 आता है, इन दैट केस ओनली यू विल प्रिंट
गुड मार्क्स। ठीक है, तो अब जरा देखना, मैं इसे सेव करता हूं तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर के आ गया, गुड मार्क्स। क्यों? क्योंकि मार्क्स की क्या वैल्यू है, 12, और मैंने कंडीशन में क्या दिया कि अगर मार्क्स 12 होता है तभी आप इसे प्रिंट करो। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पार्टिकुलर आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो प्रिंट, मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं चेंज कर दूं और से मैं कह दूं 22, तो उस केस में क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 22 के नाम से हमने कोई कंडीशन नहीं दी कि भाई 22 अगर हो तो आप ये चीज प्रिंट करो। हमने सिर्फ क्या करा था, मार्क्स आपका 12 होना चाहिए, और मार्क्स 12 नहीं है, इसलिए ये पार्टिकुलर कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये होता है इफ स्टेटमेंट। अब इसी में मैं क्या करता हूं, मैं एल्स लगा देता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर 12 नहीं होता है, इन दैट केस आप क्या प्रिंट करो, ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा ये प्रिंट कर देना। ठीक है, अब क्या होगा, सेव करता हूं तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। और आपका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके मार्क्स 22 हैं, और मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या बात है हो रही है कि अगर आपके मार्क्स 12 होते हैं तो आप प्रिंट करो गुड मार्क्स। 12 तो है नहीं, तो अगर 12 नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन जो एल्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, सुनो मेरी बात। मैं कहता हूं बहुत सारी मेरे पास कंडीशन है। ठीक है, मान लो मैं इस पूरे पोर्शन को इरेज कर देता हूं, और मैं कहता हूं कि सुनो मेरी बात, मैं कहता हूं कि इफ मार्क्स इक्वल्स टू 12, देन आप क्या प्रिंट कर दो, देन आप प्रिंट कर दो मार्क्स, माई मार्क्स इज 12। ठीक है, और मैं कहता हूं कि एक कंडीशन और लगाओ कि एल्स इफ, अगर मेरे पास जो मार्क्स है वो क्या हो जाए, वो हो जाए 13 के बराबर, तो आप क्या प्रिंट कर दो, माई मार्क्स इज 13। ओके, और मैं कहता हूं एक और स्टेटमेंट लगाओ कि अगर बच्चे के मार्क्स, ठीक है, बच्चे के मार्क्स क्या हो जाते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू 14 हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कहो, उस केस में हम कहेंगे console.log माई मार्क्स इज 14। ठीक है, और अगर ये तीन कंडीशन, आपने बहुत सारी कंडीशन दे दी ना, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होता है जब बहुत सारी कंडीशन हमें देनी होती है। तो पहली कंडीशन क्या रखी, 12 हो, दूसरी कंडीशन हमने क्या रखी, मार्क्स आपके 13 हो जाए, और तीसरी कंडीशन क्या रखी, मार्क्स हमारे पास 14 हो जाए, और लास्ट में आपको एक एल्स स्टेटमेंट देनी होती है जिसमें हम कहते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे console.log I will try good next time। ठीक है, ओके, ये हमने कर दिया, कंडीशन रख दी हमने। ठीक है, अब ये बात को समझो, ये आपका कौन सा है, इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी बहुत सारे हम कंडीशन देंगे तब हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसमें हमने पहले इफ रखा, फिर हमने एल्स इफ रखा, फिर हमने एल्स इफ रखा। एल्स इफ को कुछ लोग क्या कर देते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, एल्स इफ दोनों साथ में लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना होता, आपको गैप रखना है बीच में। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं। अब जरा सा प्रिंट करा करके देखते हैं, हमारे मार्क्स हैं 22, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन में मार्क्स 22 के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है, 12 के बारे में हुई है, 13 के बारे में, 14 के बारे में हुई है, तो क्या होगा प्रिंट हमारे पास, आई विल ट्राई गुड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब इसी चीज को मैं अगर 12 कर दूं तो क्या होगा, माई मार्क्स इज 12 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये वाली, और बाकी सारे जो कोड है वो नहीं रन होंगे। ठीक है, ये होता है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि क्या है हमारे पास, जो है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। देखो, मैं कोड लिखता हूं कुछ एग्जांपल के फॉर्म में। मान लो लेट फ्रूट क्या हो जाए आपके पास, मैंगो। ठीक है, मैंगो। अब मैं क्या कहता हूं, मैं स्विच स्टेटमेंट बनाता हूं। स्विच स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पहले लिखना है स्विच, फिर आपको लगाना है एक ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपकी जो जिसको आप कॉल कर रहे हो, जैसे मैं फ्रूट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर एक
करली ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं केसेस लिखूंगा कि पहला केस क्या है मेरे पास, कि आपके पास क्या आ रहा है, एप्पल आ जा रहा है, एप्पल आ जा रहा है। तो उस केस में फिर अब बाद में आप क्या लगाओगे, कॉलन लगाओगे, नीचे जाओगे और अपना कोड लिखोगे। मैं लिखता हूँ console.log आई हैव एन एप्पल। ठीक है, मैं इस पूरे पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, आप ब्रेक कर दोगे, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब दूसरे आप केस के ऊपर जाओगे, आप लिखोगे दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, मैंगो। ठीक है, दूसरा केस क्या है, मैंगो। और इसमें आप क्या प्रिंट कर दो कि आई हैव एन मैंगो। एन नहीं रहेगा, ए रहेगा, थोड़ी ग्रामर मैंने पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक, ये सिंटेक्स है प्रॉपर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं मैं एक और केस बनाऊंगा। ठीक है, केस बनाया मैंने और मैंने कहा कि इस बार कर दो क्या, क्या लिखूं इस बार, बनाना। ठीक है, बनाना। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई हैव अ बनाना। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सोचो, ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे। एंड लास्ट में आप क्या करते हो, डिफॉल्ट स्टेटमेंट देते हो, डिफॉल्ट। ये हम कितने भी दे सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ केसेस हम चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, डिफॉल्ट देंगे। और डिफॉल्ट में हम लिख देते हैं कि अगर ये तीनों केसेस सेटिस्फाई नहीं हो रहे तब क्या चलेगा, तब डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देते हैं दैट अननोन फ्रूट, अननोन फ्रूट। ठीक है, अननोन फ्रूट। अब बताओ मुझे क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगा। स्विच स्टेटमेंट का ये प्रॉपर सिंटेक्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आई हैव अ मैंगो। ठीक है, आई हैव अ मैंगो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रूट जो था वो मैंगो था। हमने फ्रूट्स को कॉल किया स्विच स्टेटमेंट के अंदर। हमने फिर जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से केसेस बनाए। हमने कहा कि अगर एप्पल होगा तो आप ये लाइन ऑफ कोड चलाओगे, अगर केस में आपके पास मैंगो होगा यानी फ्रूट की जो वैल्यू है वो मैंगो होगी अगर, तो आप ये वाला कोड चलाओगे। और अगर बनाना होगा तो ये होगा, और नहीं तीनों नहीं होंगे तो आप ये वाला कोड चलाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट को लिखते हैं। आपका मैंगो था तो मैंगो वाला कोड ये प्रिंट हुआ, यानी आई हैव अ मैंगो आपका प्रिंट हुआ यहाँ पे, देखो आई हैव अ मैंगो। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक की वजह से क्या होगा, ये जो आपका लाइन, आपका जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, कहेगा हो गया, स्विच स्टेटमेंट से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसकी इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक यूज कर रहे हैं। ओके फाइन। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी, टर्नरी, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब जरा समझना बात को, टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है कि हम मान लो लेट एज इक्वल्स टू 20 रख देता हूं मैं। ठीक है, एंड मैं कहता हूं क्या, कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एज। एज अगर आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18 है तो उस केस में मैं एक क्वेश्चन लगाया, मार्क मैंने लगाया, मैंने पूछ रहा हूं कि क्या एज अगर 18 से ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाने का मतलब है, अगर ये सही है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई सामने वाला बंदा एडल्ट है। नहीं तो, नहीं तो के लिए क्या करेंगे, ये सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, और हम क्या कहेंगे कि सेमी कॉलन नहीं, सॉरी, कॉलन लगाएंगे। एंड यहां पर हम लिखेंगे माइनर, यानी दूसरा स्टेटमेंट। यानी हम टर्नरी ऑपरेटर में केसेस देते हैं, कंडीशन देते हैं क्वेश्चन मार्क की मदद से, कि अगर ये पार्टिकुलर केस अगर सेटिस्फाई होता है तो ये वाला कोड चलेगा, नहीं तो ये वाला कोड चलेगा, ये हमारी कंडीशन है। और टर्नरी ऑपरेटर में हम क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे बताओ क्या यहां पर शो होगा, अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करा दूं, मैं रिजल्ट को प्रिंट करा दूं, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा। प्रिंट हो रहा है एडल्ट। क्यों एडल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो 20 है, और 20 जो है आपकी वो 18 से ज्यादा है, और 18 से क्योंकि ये ज्यादा है तो ये एडल्ट प्रिंट कर रही है। ठीक है, माइनर नहीं। अगर मैं इसी चीज को 2 कर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ देखो माइनर प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि अब एज जो है वो 18 से बड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क करके ये कंडीशन, क्योंकि ये फॉल्स हो गई, तो हम ये वाला प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि हम ये वाला प्रिंट करेंगे जो कॉलन के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, माइनर, दैट्स इट। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। रिजल्ट के अंदर माइनर स्टोर हुआ, वो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके, कहाँ गए हमारे नोट्स। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल्स के साथ। अब आपका काम है ये कि आप जाओ और इसे ध्यान से एक बार पढ़ो। ठीक है, अब आगे आते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के ऊपर।
तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर हम बल्क ऑफ कोड को लिखते हैं जिसे हम बार बार रीयूज कर सके। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है कोड को और ज्यादा सुंदर रीडेबल बनाने के लिए और उसे मॉड्यूलर बनाने के लिए। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बात ये आती है, तो वो हम समझेंगे। जरा आते हैं अपने कोड पार्ट पे। ठीक है, ओके। अब जरा सा हम फंक्शन जानेंगे कैसे लिखते हैं। जरा देखना, मैंने लिखा फंक्शन। अब फंक्शन का नाम देंगे हम, मान लो मैंने लिखा ग्रीट, और लगाएंगे एक ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट लगाने के बाद एक लगाएंगे करली ब्रैकेट, एंड इसके अंदर हम अपने उस कोड को लिखेंगे जो हमारे फंक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास मान लो मैं सिंपल से कोड लिखता हूँ, console.log, और मैं लिखता हूँ हेलो देयर। मैंने लिख दिया। अब जब मुझे ये फंक्शन को मैं जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार ये लाइन ऑफ कोड रन होगा। जैसे कि मान लो मैं करता हूँ ग्रीट को कॉल। कॉल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसे हम सेव करते हैं। देखो, जब मैंने इसको कॉल किया, इस ग्रीट को मैंने जैसे ही कॉल किया, वैसे क्या हुआ, ये वाला फंक्शन रन किया और इसके अंदर जो कोड लिखा था वो रन हो गया। क्या लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर कोड लिखा है कि हेलो देयर को प्रिंट करो, और हेलो देयर हमारा प्रिंट हो गया। दैट्स इट। ओके, अब इसको जितनी बार भी मैं कॉल करूं, मैं दोबारा कॉल करता हूं, मैं दोबारा कॉल करता हूं, एंड देखो दोबारा से प्रिंट हो गया। दो बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 2 बार कॉल किया अपने फंक्शन को। राइट, आई गेस समझ में आ गई होगी इतनी बात। ओके, ग्रेट। अब हम जानेंगे कि इससे दूसरा तरीका क्या होता है फंक्शन को कॉल करने का। फंक्शन को कॉल करने का दूसरा तरीका होता है एरो, एरो का तरीका। ठीक है, एरो वे। नाउ देखो इस बात को, जब हम एरो की मदद से अपने फंक्शन को हम कॉल करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में हमें आगे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैं काम करता हूँ पुराने वाले कोड को भी कॉल करके ही रखता हूँ। ठीक है, ओके, इसको करो कमेंट। ये कौन सा तरीका था, इसे हम कह देते हैं स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, एरो। एरो डिक्लेरेशन क्या लें, एरो या फिर एरो फंक्शन क्या लेते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन हम जब कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसमें हमें आगे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने यहाँ लिखा था ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, सिंपली एक पहले आप तो आप कीवर्ड डिक्लेरेशन लिखोगे कोई भी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखा मैंने, और मैंने लिखा ग्रीट। जो मैंने यहाँ पे लिखा था फंक्शन ग्रीट, अब मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ग्रीट, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इक्वल्स टू लगाऊंगा और अंदर लगाऊंगा ब्रैकेट, एंड देन लगाऊंगा मैं एक एरो, एंड एरो लगाने के बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से हम एरो फंक्शन की मदद से हम डिक्लेयर करते हैं हमारे फंक्शन को भी। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। मैंने अंदर कॉल किया, मैंने कहा कि हेलो देयर, और मैं इसे जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा वो तरीका सेम ही होता है जैसे हमने पहले भी किया था। ठीक है, हमने क्या करा, अपने फंक्शन का नाम लिखा ग्रीट, एंड उसके बाद जो हमारा ब्रैकेट था, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, एंड उसके बाद हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद देखो हेलो देयर प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोड ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, आई गेस समझ में आ गई होगी। अब अगला तरीका कौन सा होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स का। बेसिकली हम पैरामीटर जानेंगे, पैरामीटर क्या होता है। अब जरा समझो, बात यह है कि मैं जो यहाँ ग्रीट लिखा है ना, मैंने ब्रैकेट लिया है, इस ब्रैकेट के अंदर हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमारे फंक्शन के अंदर पास हो जाए, उसके लिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इस पोर्शन से जब हम कॉल कर रहे होते हैं, और यहाँ फंक्शन के अंदर हम उसे एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मैं ग्रीट लिखा, ग्रीट के अंदर मैंने कहा कि यार एक काम करो, पीयूष लिख दो, पीयूष को भेज दो फंक्शन के अंदर। पीयूष को भेजा, और पीयूष को रिसीव कैसे करेगा, यहाँ नेम के फॉर्म में। मैंने नेम लिख दिया, अब नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई पीयूष। ठीक है, अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस S6 टेम्पलेट का यूज करूंगा। ES6 क्या होता है, ES6 फीचर क्या होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो भी आपको बताता हूँ। ध्यान से सुना, मैंने नोट्स में नहीं रखा है, मैंने इसे सिर्फ आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैकटिक यूज करते हैं। बैकटिक आपके पास क्या होता है, ESC बटन होता है ना आपके कीबोर्ड में, उसके नीचे ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हम अपने कोड को लिखेंगे, और मैंने लिखा हेलो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक डॉलर साइन बनाते हैं और एक करली ब्रैकेट बनाते हैं। ये जैसे ही हम बनाते हैं तो उससे क्या होता है, सॉरी डॉलर साइन बनाता था मैंने, एंड लगा दिया, डॉलर, या डॉलर लगाने के बाद देखो इसके अंदर अब हम अपने नेम को कॉल करेंगे। नेम को, नेम कॉल किया। अब जरा इसे सेव करो, और देखो हेलो पीयूष आ गया। पीयूष मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट दिया था, उसे एज अ पैरामीटर मेरे नेम ने एक्सेप्ट किया और उसे भेजा। जैसे उसने भेजा, यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। ठीक है,
ये तरीका होता है। मैं दोबारा कुछ और भेज देता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैं भेज देता हूँ पार्थ। ठीक है, मैंने भेजा और मैंने इसे सेव किया। अब देखो हेलो पार्थ भी आ गया। ठीक है, ये अब की बार क्या हुआ, एज अ पैरामीटर मेरा पार्थ गया, पार्थ जाने के बाद वो प्रिंट हुआ, मतलब कि उसे पैरामीटर ने एक्सेप्ट करो और यहाँ हेलो नेम में नेम की जगह पे भेजा। इसे कैसे करते हैं, इस पैरामीटर को हम कैसे अपने कोड के अंदर भेजते हैं, उसके लिए हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉलर साइन डबल कर्ली ब्रैकेट एंड बाहर की ओर आपका बैक टिक होना चाहिए। ठीक है, ये ES6 फीचर आपके जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है उसकी मदद से आप इस तरीके से कोड को क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, बाहर से आप अपने डाटा को ला करके अपने प्रिंट के अंदर उसको आप एग्जीक्यूट कराते हो। ठीक है, ओके ग्रेट, मुझे लगता है यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात को। ओके, अब इसके बाद एक चीज और समझेंगे, क्या, रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, तो रेस्ट पैरामीटर आपका होता है बेसिकली आपके पास जब हम एज अ आर्ग्यूमेंट चीजों को भेजते हैं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, ARGS, एज एन आर्ग्यूमेंट हम चीजों को भेजते हैं। ये अभी आपने स्प्रेड ऑपरेटर में 3 डॉट पढ़े थे। ठीक है, वैसा ही होता है, बट ये वो नहीं होता, अलग होता है। ये कैसे करते हैं जरा समझो बात को। मैंने कहा कि यार एक फंक्शन बनाया मैंने, और फंक्शन मैंने बनाया किस नाम से, सम नाम से, सम नाम का फंक्शन बनाया, और उसके अंदर मैंने कहा नंबर, नंबर मैंने कहा एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने उसको बुलाया, और क्योंकि मैं इसे ट्रिपल डॉट लगा रहा हूं इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, रिटर्न नंबर्स। ठीक है, मैंने कहा कि रिटर्न कर दो एज अ नंबर, और उसके बाद जो मेरा नंबर है, ठीक है, उसको आप रिड्यूस कर दो, क्या हो गया ये, नंबर्स, नंबर्स नहीं नंबर है। ठीक है, डॉट रिड्यूस, रिड्यूस करा, रिड्यूस फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने कहा कि अंदर आप क्या करो, एक एक्यूमुलेटर ले लो और एक नंबर ले लो, नम, एंड उसके बाद इसे हम कॉल कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एक एरो फंक्शन बनाएंगे और हम कहेंगे एक्यूमुलेटर प्लस नम, और एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। ठीक है, ओके, अब इसे हम जब हम कॉल करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सम, अभी ध्यान से सुनो, मुझे मालूम है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, डरो मत, अभी ध्यान से खाली बस सुनते जाओ कि मैं क्या बता रहा हूँ। 10, 20, 30 ये मैंने दिया, एंड मैंने कहा कि जरा देखो कि रिजल्ट क्या आ रहा है, जरा देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 60। 60 क्या है, 10 + 20 + 30 प्रिंट होकर क्या 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 60। सम क्या है इसका, 60 होगा। कैसे काम कर रहा है, जब हमें बहुत सारी वैल्यूज एज अ आर्ग्यूमेंट हम देना चाहते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, हम चाहते हैं कि पैरामीटर एक ही लिखें लेकिन उसके अंदर सारी वैल्यूज आ जाएं, जो ढेर सारी हम वैल्यू शेयर करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का, हम क्या करते हैं, रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। ये आपका रेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, जिसमें हमने 3 डॉट्स लगा रखे हैं, 3 डॉट्स लगाए हैं। ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या कहा कि हमने बहुत सारे जो हम पैरामीटर थे उसको एक ही, बहुत सारे जो हमारे आर्ग्यूमेंट थे उसको एक ही पैरामीटर के अंदर स्टोर किया, एंड उसको हमने क्या करा, उसको यूज करा एज अ फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, हमने कहा रिड्यूस करो, एक्यूमुलेटर एंड नंबर लिखा हमने, उसके बाद उसको हमने कहा कि उस जो आपकी जो वैल्यू है उसमें आप बार बार नम को ऐड करते चलो। ठीक है, बार बार ऐड करते चलो, और ये इनिशियल वैल्यू है 0। ये आप आगे समझोगे, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जब आपने इसे किया तो क्या हो गया, पहले आपका 10 हुआ, 10 आया, 10 के अंदर आपका 20, यानी कि पहले आपका क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या था, 0 थी। इनिशियल वैल्यू के अंदर आपका 10 आया, 10 ऐड हुआ तो 10 हुआ, फिर आपका 20 ऐड हुआ तो 30 हुआ, फिर 30 ऐड हुआ तो 60 हुआ, और 30 60 आपका प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, एक और आता है आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर। मुझे इतना सब तो नहीं बताना चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता ही दूं, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर, अब जरा ध्यान से सुनो, डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना आप, कि ग्रीट आप कहा, आपके अंदर आपने एक पैरामीटर यहाँ पे रखा। अब जब आप जितनी भी बार भेज रहे हो, ठीक है, पीयूष आपने भेजा, तो वो क्या हुआ कि आपका नाम, नाम जो नेम था आपका, ठीक है, उसने इस आर्ग्यूमेंट को ऐसा पैरामीटर यहाँ पे स्टोर किया था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी पहले सेट हो जाए, तो उसमें मैं क्या कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या कर दो आप, इसे आप कर दो क्या, इसे कोई और नाम देते हैं, जैसे काव्या नाम रख देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, तो अब क्या होगा कि अगर इन द केस
यहाँ पर मैं कोई अपना आर्ग्यूमेंट नहीं शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये आपके ऊपर पैरामीटर ना, इस ये अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू लिया रहेगा जो कि काव्य है। अगर मैं यहाँ पर पीयूष ना शेयर करूँ और मैं कहूँ कि आप प्रिंट कर दो, तो देखो हेलो काव्य लिख करके आ रहा है। क्यों हेलो काव्य लिख करके आ रहा है? क्योंकि इसको मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे रखी है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? काव्य है। अगर यहाँ से कोई भी चीज नहीं आती है एज एन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो उस केस में मेरे पास काव्य प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर मैंने दे रखा है तो जो दिया है वही इस नेम के अंदर स्टोर होगा, जो कि देखो हेलो पार्थ के नाम पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये क्या होता है? आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। ठीक है, आई गेस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार नोट्स रिफर कर लेना, एक बार नोट्स पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने वही सारे एग्जांपल्स लिए हैं जो मैंने नोट्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी भी होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके राइट, अब हम पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो पैरामीटर है बेसिकली, मैंने आज जैसा आपको बताया, पैरामीटर इन द फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन की डिफिनेशन के अंदर हम पैरामीटर्स को रखते हैं। ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं वैल्यूज को। मैंने फिर वहां पे बताया कि ये वैल्यू को रिसीव करता है और उस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे डोंट हैव वैल्यूज अंटिल द फंक्शन इज इन्वोक्ड। ओके, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यूज पास्ड व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। ग्रीड के अंदर हमने नाम लिखा था ना, पीयूष लिखा था, तो वो एक्चुअल वैल्यूज जो पास हो रही है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये असाइन करते हैं टू द फंक्शन पैरामीटर, यानी कि यहां पर जो आप लिखोगे वो असाइन करेगा टू द पैरामीटर, वो पैरामीटर की वैल्यू को देगा। यहां पर आपने लिखा ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट कहाँ गया आपके पास? ये आर्ग्यूमेंट गया आपके पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर क्या? नेम। नेम के अंदर जाकर के ये पीयूष स्टोर हो गया। ठीक है, ये होता है आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। आई गेस ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में। तो एरे के बारे में पढ़ते हैं कि एरे क्या है। तो एरे आपका एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करके रखता है इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये होता है जावास्क्रिप्ट का एरे। नॉर्मली आपने अगर सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस जावा कुछ भी पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एरे जो होता है ना, वो सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे आप अगर एरे बनाए हो आप, और एरे के अंदर आप स्ट्रिंग की वैल्यूज रख रहे हो, स्ट्रिंग रख रहे हो, ठीक है, या फिर नंबर रख रहे हो, तो सिर्फ आप स्ट्रिंग ही रख सकते हो या फिर सिर्फ आप नंबर ही रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिंग नंबर सब एक ही के अंदर घमंजा कर रहे हो, नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर आपको अलाउ होता है कि यहाँ पे देखो, ठीक है, कि यह अलाउ होता है कि आप मिक्स्ड डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो इनसाइड एन एरे। ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका नंबर हो गया, आपके बूलियन हो गए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए, सब आप यूज कर सकते हो, सब आप स्टोर कर सकते हो इनसाइड एन एरे। या फिर आप सिमिलर टाइप भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन जावास्क्रिप्ट एन एरे कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डाटा एट वंस बिकॉज जावास्क्रिप्ट एरे आर हेट्रोजीनियस। नॉर्मली इन अदर लैंग्वेजेस एरे इज एन होमोजीनियस, बट इन जावास्क्रिप्ट इट इज हेट्रोजीनियस। राइट, ओके। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम धीरे धीरे करके जानेंगे। आओ जानते हैं। तो पहला हमारे पास आता है ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, जानते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं ऑन योर एरे। तो उसके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, मैं यहीं से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे, क्योंकि फंक्शन है ये, इसको कोड करने का कोई मतलब नहीं है अलग से। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक एरे है मेरे पास ARR, जिसके अंदर मैं 3 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने कहा कि इसके अंदर मैं एक वैल्यू को और डालना चाहता हूँ। ठीक है, और कहाँ डालना चाहता हूँ? एंड में डालना चाहता हूँ। तो एंड में डालने के लिए मैं यूज करता हूँ पुश का। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे मेथड क्या आपका? पुश। पुश से क्या होता है? आपकी कोई वैल्यू जो है वो एंड में ऐड हो जाती है। तो पुश के अंदर मैंने एक वैल्यू दी, मैंने कहा 4, और जैसे मैंने 4 लिख के एंटर मारा, तो क्या होगा यहाँ पर? आपकी जो ARR है ना, एरे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एंड यहाँ पर एक 4 ऐड हो जाएगा एट योर एंड। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर। ठीक है, ARR डॉट पुश एंड यहाँ एंड में क्या ऐड हो गया? 4। यही होगा। ठीक है, अब आपके पास अगला ऑपरेशन कौन सा आता है? फंक्शन पॉप का। आप क्या करोगे? ARR डॉट पॉप जब करोगे, तो पॉप क्या करता है? पॉप बेसिकली आपका एंड से वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है, पुश क्या करता था? एंड में वैल्यू को ऐड करता था, और पॉप क्या करता है? एंड से वैल्यू को रिमूव करता है। तो रिमूव जैसे ही करेगा, तो अभी आपकी जब यहाँ पे आपने पुश किया तो क्या हो गई थी? 1 2 3 4 हो गई थी वैल्यू। लेकिन जैसे आपने पॉप किया, फिर से ये 4 डिलीट हो गया। 4 जब डिलीट हो गया तो क्या हो गया? 1 2 3 लेफ्ट हो गया। बात समझे? तो ये तरीका होता है आपका पुश और पॉप का। ठीक है, वैसे ही आपके पास अनशिफ्ट और शिफ्ट आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनशिफ्ट और शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, दिमाग में होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अनशिफ्ट क्या करता है? अनशिफ्ट जैसे कि आपका जो पुश था
वो क्या करता था, एंड में चीजों को या फिर आपके एलिमेंट्स को ऐड करता था आपके एरे के अंदर। वैसे आपका अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू में स्टार्टिंग में वैल्यूज को ऐड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ARR.अनशिफ्ट और मैंने वैल्यू डाल दी कि मैं चाहता हूँ 0 को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो अनशिफ्ट क्योंकि मैंने यूज किया तो क्या होगा, आगे एकदम शुरू में जाकर के आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। 1 2 3 यहाँ पे था मेरे पास, पॉप करने के बाद 1 2 3 लेफ्ट था, अब उसके अंदर मैंने 0 डाला तो देखो शुरू में जाकर के मेरा 0 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका अनशिफ्ट। अनशिफ्ट ठीक है, और जब आप शिफ्ट यूज करते हो, शिफ्ट, तो ये क्या करता है, आपकी शुरुआत की जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है। पॉप क्या करता था, सबसे आखिरी एलिमेंट को आपको रिमूव करता था। ठीक है, और वही आपका जो शिफ्ट है वो क्या करता है, सबसे पहले एलिमेंट को रिमूव करता है। तो ARR.shift जब मैं करूंगा तो क्या होगा, 0 1 2 3 था हमारे एरे के अंदर, अब वो क्या हो गया, सिर्फ 1 2 3 हो गया, तो 0 आपका क्या हुआ, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका शिफ्ट। तो 4 मेजर ऑपरेशन है, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, हमने चारों के बारे में जान लिया। ठीक है, अब सर्चिंग के बारे में जानते हैं, सर्चिंग इन एरेज। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास 4 मेथड है, इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, फाइंड, फाइंड इंडेक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पे हमने एरे को डिफाइन किया। एरे क्या है, 10 20 30 40। मैंने कहा कि ARR.index_of 20। तो मैंने इससे क्या करा, मैंने इससे सर्च कराया कि भाई कौन से इंडेक्स पे मेरा 20 स्टोर है। तो उसने पहले सर्च किया कि क्या एरे के अंदर 20 है, अगर है तो उसने मुझे बता दिया दैट 1, इंडेक्स नंबर 1 पर। ये कैसे होता है एरे के अंदर, 0 1 2 3 है ना, इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो 20 कितने पर है, 1 पे है, तो 1 हमें प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ARR.index_of मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस -1 इफ नॉट फाउंड। अगर ये 20 यहाँ पे ना होता या फिर मैं कोई और वैल्यू देता, मान लो 50 दे देता, तो 50 क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो क्या देगा मुझे, ये -1 देता। ठीक है, वैसे ही अब एक और मेथड क्या आता है, इंक्लूड्स का। इंक्लूड में हम क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट, अदरवाइज फॉल्स। तो ये बुलियन वैल्यू बेसिकली देता है। तो इंक्लूड में हम क्या करते हैं कि ARR हमने लिखा और हमने लगाया डॉट इंक्लूड्स। जब हम इंक्लूड्स लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यू को देते हैं जो हम चाहते हैं सर्च करना, तो अगर मैं सर्च कर रहा हूं कि क्या एरे के अंदर 50 इंक्लूड है, ठीक है, तो है क्या, नहीं है ना, तो मुझे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा प्रिंट करके। ठीक है, मेरे आउटपुट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। राइट, ओके, ये हमेशा आपको बूलियन वैल्यू देगा। अगर होता यहाँ पे 20 अगर प्रिंट होता, 20 अवेलेबल होता, तो ये क्या देता, ट्रू देता। ठीक है, ओके। अब फाइंड कॉल बैक, इसका मैंने लिखा है क्या, हाँ लिखा है, ठीक है। फाइंड एक कॉल बैक हम अंदर फंक्शन दे रहे हैं, बेसिकली रिटर्न्स फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। अब जरा देखना, मैंने कहा कि console.log ARR.find, मैंने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, नम, मैंने एरो लगाया, एरो फंक्शन लगाया और मैंने कहा कि नम इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये पूछने की कोशिश करी कि क्या कोई नंबर जो मेरे मेरे एरे के अंदर जो नंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या कोई नंबर ऐसा है जो मुझे 25 से ज्यादा बड़ा है, अगर है तो वो मुझे मालूम दो, मुझे बताओ, खोज के दो। तो ये सबसे पहला नंबर सर्च करेगा जो 25 से बड़ा है, तो वो कौन सा है, 30। ठीक है, 25 तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 25 एक कंडीशन है कि 25 से बड़ा मुझे खोजना है। तो 25 से बड़ा तो 30 और 40 है, लेकिन जो पहला एलिमेंट कौन सा है, 30। तो ये क्या करेगा, ARR.find क्या करेगा, वो पहले नंबर को फाइंड करेगा और वो पहला रिजल्ट क्या है, 30 है, तो 30 आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ओके। अब अगला क्या आता है, फाइंड इंडेक्स, और फंक्शन आपने दिया रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। तो वही चीज जो मैंने यहाँ पे करी थी, वही चीज अब यहाँ पे हो रहा है कि मैंने फाइंड, अब इंडेक्स वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई जो नंबर जो आपका 25 से बड़ा है, ठीक है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसके लिए हम फाइंड इंडेक्स का यूज करते हैं। तो मैंने कहा 25 से बड़ा यहाँ पे दो है, 30 एंड 40, ये हमारी कंडीशन थी। और 30 एंड 40 में से मैंने क्या बताया था, पहले एलिमेंट को, पहला रिजल्ट क्या आएगा, 30। तो 30 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2, यानी 2 है इसका, तो मुझे 2 प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ पे 2 है, देखो 2 लिखा है ना, 2, यस, यही आपका रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं आपके जो एरे के अंदर ऑपरेशंस एंड सर्चिंग मेथड्स। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा। एक बार जाकर के नोट्स को पढ़ लेना है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स के अंदर मैंने मैक्सिमम हर वो चीज को इन द फॉर्म ऑफ नोट्स रिप्रेजेंट कर दिया है। मेरा काम है कि मैं आपको बस समझा दूं दैट व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द नोट्स। ठीक है, ओके। मैंने शिफ्ट अनशिफ्ट के बारे में बताया, मैंने डिटेल में क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट पूछा जाता है। तो अब हम जानेंगे स्प्लाइस और स्लाइस के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, स्प्लाइस और स्लाइस क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, अपने कोड पार्ट पे आते हैं एंड ये सब कुछ हटाते हैं। ठीक है, एंड शुरू करते हैं जानना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे स्प्लाइस के बारे में, स्प्लाइस के बारे में। ठीक है, ओके। सो स्प्लाइस क्या है, स्प्लाइस से क्या करते हैं हम, बेसिकली स्प्लाइस से हम एरे का एक पार्ट जो है वो निकालने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई एरे गिवन है, तो उसके अंदर से हम कुछ पार्ट है जो हम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्प्लाइस का यूज करते हैं। बस खासियत स्प्लाइस की होती है कि स्प्लाइस में जब आप कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन करते हो तो वो ओरिजिनल एरे को भी मॉडिफाई कर देता है। अब जरा बात को समझना कि कैसे स्प्लाइस को लिखा जाता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपके बारे में पहले वो भी लिख दूंगा। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है एंड एलिमेंट्स को रिमूव या इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स को रिमूव या इंसर्ट कर सकता है। ये आपके बारे में, किसके बारे में जानकारी, स्प्लाइस के बारे में। अब जरा इसका सिंटेक्स देखो। ठीक है, अब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स देखना, इसको कैसे लिखते हैं, मान लो कोई एरे है तो उसके ऊपर जब हम स्प्लाइस लगाएंगे, स्प्लाइस लगाया, स्प्लाइस लिखा हमने एंड ब्रैकेट लगाना है आपको। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहला आपका होगा स्टार्ट। ठीक है, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर डिलीट काउंट होगा आपके पास, डिलीट काउंट। देन आपके पास क्या होगा, आइटम 1, आइटम 2, जितने भी आप चाहो। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा जितना आपका मन हो इतना। अब जरा आप देखते जाना कैसे कैसे ये काम कर रहा है, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला हम क्या लेंगे, पहला हम जानेंगे रिमूविंग के बारे में कि स्प्लाइस में रिमूविंग कैसे होती है। मान लो लेट एरे फर्स्ट हमने ब्रैकेट लगाया, हमने कहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 हमने एलिमेंट लिए 10 से लेकर के 60 तक। ठीक है, हमने कहा कि लेट रिमूव्ड, हम रिमूव करने वाले, राइट। लेट रिमूव्ड इक्वल्स टू एरे डॉट स्प्लाइस। ठीक है, हमें शुरू कहाँ से करना है, जब हमने क्या लिखा था यहाँ पे, सबसे पहले हम स्प्लाइस लगाते हैं और शुरुआत स्टार्ट कहाँ से करनी है। मान लो मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, फर्स्ट इंडेक्स से, तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, सॉरी इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 20 है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, स्टार्ट करना है हमें 1 से, और हमें कहाँ जाना है, हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना है, इस 20 से हमें डिलीट करना है मान लो 2 एलिमेंट्स को। ठीक है, तो हमने क्या कहा 1, 2 एंड मैंने कहा इसको बंद किया। ठीक है, अब मैंने क्या करा प्रिंट कराया रिमूव्ड को। ठीक है, सी लॉग कराते हैं एंड मैंने क्या करा रिमूव को प्रिंट कराया एंड मैंने फिर क्या कहा, मैंने कहा ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करा करके देखो। लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि रिमूव के अंदर आया क्या। ठीक है, रिमूव के अंदर आया क्या, मैंने इसे सेव किया, क्या हो गया इसको, एंड यहाँ पे देखो रिमूव के अंदर क्या आया, 2 एलिमेंट आए, कौन कौन से, 20 एंड 30। 20 मतलब यहां से हमने शुरू किया था, हमने 1 क्या लिखा था, हमने स्टार्ट इंडेक्स क्या दिया था 1, 1 क्या था, 1 पे 20 था, 20 आया और हमने क्या कहा, डिलीट काउंट क्या है, कितने नंबर ऑफ डिलीट्स, 2। तो हमने जब 2 लिखा तो ये 20 काउंट हुआ और उसके बाद 30, ये 2 एलिमेंट्स सिलेक्ट हुए, ये आगे हमारे पास, मतलब कि ये कट करके हमारे पास रिमूव्ड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए। अब जरा हम चेक करते हैं अपना ओरिजिनल एरे। ठीक है, ओरिजिनल एरे चेक करते हैं। तो ओरिजिनल एरे को अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अब आ रहा है 10, 40, 50 एंड 60, यानी ये 20 और 30 अब हमारे ओरिजिनल एरे में से डिलीट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये काम करता है आपका स्प्लाइस कि आपके एरे के अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव करने में मदद करता है। अब जरा सा और जानो, अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम जानेंगे कि ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का मेथड क्या है, देखो बात समझो। मैं फिर से यही एरे ले लेता हूँ, मान लो ये मैंने लिया। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, इसको ये पूरा पोर्शन में क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि यार जो एरे है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एरे, जो मेरा एरे का नाम है उसमें मैंने स्प्लाइस लगाया, स्प्लाइस लगाया, मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद जरा देखना क्या लिखा है मैंने, स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे,
स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स 20 से। तो मैंने 1 लगाया। अब मुझे डिलीट तो करना नहीं है, तो मैं ये डिलीट काउंट को 0 रखूंगा। ठीक है, इस डिलीट काउंट को मैं 0 रखूंगा। मैंने 0 रखा। और अब मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, मान लो मैं ऐड करना चाहता हूँ 70 80। और तो वो जो देखो आइटम 1 एंड आइटम 2, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर को ऐड करते जाओ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ 70 80 90। मैंने 3 एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, तो पहला क्या था, स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, 1 से। 1 क्या है हमारे पास, 20 है। मेरे पास कितने नंबर एलिमेंट्स मेरे को अब ऐड करना है, डिलीट तो करना नहीं है, तो डिलीट के नंबर को हम क्या लिखेंगे, 0। डिलीट काउंट 0। एंड जो भी हमें ऐड करना है उन सभी को यहाँ पर आप लिख दो। अब क्या होगा, अब जरा देखना। अब मैं जरा अगर अपने एरे को प्रिंट कराऊं, ठीक है, अब जरा मैं अपने एरे को प्रिंट कराता हूं, तो क्या होगा, देखो आपके जो 20 यानी जो ये जो पहला नंबर था ना 20, ये यहां पर आपके 3 एलिमेंट क्या होंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो 20 आपका बाद में आएगा, और 1 की जगह पर जो इंडेक्स नंबर 1 है वहां से 70 80 और 90 ऐड हो गए। और उसके बाद फिर क्या आ रहा है आपके पास, 20 30 40 50 एंड 60। यानी यहाँ इन सब के पहले यानी इस पोजीशन पर 70 80 90 ऐड हो गया। इस तरीके से हम अपने ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करके, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड ऑन करते हैं। ये काम होता है आपका स्प्लाइस का। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आपको रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। आप कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो, रिप्लेस रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले सबको कमेंट डाउन करो। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए हम लिख लेते हैं, पहले एरे बुला लेते हैं अपना। तो ये एरे को हम यूज करेंगे। एंड जरा देखना, अब रिप्लेस करने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा कि यार ये एरे जो है, इसको एरे जो है हमारे पास, इसको स्प्लाइस लगाया, मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इंडेक्स चूज करना है। मान लो मुझे सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको चेंज करना है। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, 30 है। इस 30 को चेंज करना है, चलो लिख दो। मैंने लिखा 3। एंड फिर अब अगर रिप्लेस करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, रिप्लेस करने के लिए पहले इस एलिमेंट को हटाना होगा, तो इसको डिलीट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिलीट काउंट 1। ठीक है, 1 लिखा, और उसके बाद एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि कोई और एलिमेंट इसकी जगह लाना है। उसको ऐड करने के लिए मैं लिख लेता हूँ 70। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले ध्यान समझना, स्प्लाइस के अंदर ब्रैकेट है, जो ये तीसरा है इसकी मदद से मैं इस 30 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तीसरे नंबर मैं सॉरी, मैं तीसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, थर्ड। तो तीसरे नंबर पे क्या, 0 1 2 3 यानी 40। तो 40 सेलेक्ट हुआ। 40 सेलेक्ट होने के बाद मैंने कहा कि एक इसको डिलीट कर दो, 40 को जस्ट डिलीट करा 1 लिख करके। एंड उसके बाद मैंने कहा कि इसकी जगह पे 70 डाल दो, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 70 के साथ। ठीक है, तो 70 अब 40 की जगह पर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, कोड को रन कराते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या कहेंगे, भाई एरे को प्रिंट करो। तो जरा देखना, 40 की जगह पे क्या आ गया, अब 70 आ गया। दिख रहा है, ये है। तो इस तरीके से हम स्प्लाइस का यूज करके अपने ओरिजिनल एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि हमने 3 चीजें जानी, हम रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि स्प्लाइस क्या करता है, आपका मॉडिफाई कर देता है ओरिजिनल एरे को। ठीक है, ओके ग्रेट। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, दैट रिमूव्स रिप्लेस एंड ऐड एलिमेंट, मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे, एंड रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट। रिटर्न मतलब वही, जैसे आपने स्टोर करा लिया ना रिमूव के अंदर उस वैल्यूज को जो आपने हटाई है, तो आप उनको प्रिंट करा सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, अब आते हैं स्लाइस के बारे में। स्लाइस क्या है, स्लाइस भी वैसे ही काम करता है, मतलब थोड़ा सा तो अंतर है ही। बट ये क्या करता है, मेनली ये एक्सट्रैक्ट करता है, बट बिना किसी चीज को मॉडिफाई किए। स्लाइस का इस्तेमाल करते हैं हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली, बट बिना किसे मॉडिफाई किए। ठीक है, एरे हमारा मॉडिफाई नहीं होता। कैसे काम करता है और जानते हैं। तो ये चीज हटा दूं, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे स्लाइस के बारे में। स्लाइस के बारे में, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना कि स्लाइस कैसे काम करता है आपका। स्लाइस में आपके पास जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स, ठीक है, स्लाइस का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मैं लिखूंगा क्या लेके, मैं लिखूंगा पहले स्लाइस, और मैंने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं पहले क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले स्लाइस के अंदर लिखता हूं कि जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा एंड इंडेक्स है, उन दोनों को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स, ये दोनों चीज मैं मेंशन करता हूँ। कैसे काम करेगा ये, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कोड में, देखो, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज है।
अब ये कैसे काम करेगा जरा ध्यान से देखते हैं। लेट एक एरे बनाते हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं, 10 20 30 40, 4 वैल्यू डाली मैंने। अब मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट ARR1 इक्वल्स टू ARR डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस। एंड स्लाइस के अंदर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स नंबर 1 से मुझे क्या करो तुम, इंडेक्स नंबर 1 से मुझे फोर्थ इंडेक्स तक, फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं हमारे पास, सॉरी थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू को निकाल करके दे दो। तो थर्ड लिखा, 3 लिखा, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, सीलॉग ARR1 को मैं प्रिंट कराता हूँ। तो क्या प्रिंट होकर के आएगा, देखो 20 एंड 30, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये लास्ट जो हमारे पास है ना एलिमेंट, जो हम लास्ट में एंड इंडेक्स लिखते हैं, ये एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। एक चीज ये दिमाग में रटी होनी चाहिए, ठीक है। हम जब ये स्टार्ट इंडेक्स हो गया 1 एंड 3 क्या हो गया, एंड इंडेक्स हो गया, एंड इंडेक्स की वैल्यू को ये नहीं निकालता, ये सिर्फ उसके पहले यानी 1 एंड 2 को निकालेगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या करता, 1 2 एंड 3 को निकालता, 4 को नहीं टच करेगा। तो एन इंडेक्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि आखिरी में इसके कहाँ जाके खत्म होना है, ठीक है। ओके, तो ये किससे निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 1 एंड 2 को, ठीक है। ये 3 को नहीं निकाल रहा। तो यहाँ पे 20 एंड 30, इंडेक्स नंबर 1 पर 20 है, इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास 30 है, राइट। ओके, हमें ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली यही है आपका, स्लाइस से हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बिना किसी चीज, बिना हमारे ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किए। चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा ओरिजिनल एरे ARR वो क्या है, अभी भी उसके अंदर सारे वैल्यूज है, 10 20 30 40 सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो ये आपके बारे में, स्प्लाइस के बारे में एंड स्लाइस के बारे में। ये जो पी का अंतर है ना यहाँ पे, बस यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर लोगों को पता ही नहीं होता। तो स्लाइस एंड स्प्लाइस दोनों याद होना चाहिए आपको। एक बार पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, सिंटेक्स दे रखा है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली कलेक्शन है आपका, क्या, की वैल्यू पेयर्स के बारे में, ठीक है। की वैल्यू और पेयर्स का कलेक्शन है, जिसके अंदर हम डाटास को स्टोर करते हैं, ठीक है। आप मेनली जब आप जाओगे ना बैकएंड पढ़ने के लिए, तो बैकएंड में क्या होता है कि जब आप मोंगोडीबी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आपके पास जो डाटा स्टोर होता है आपके डाटाबेस में मोंगोडीबी में, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है। बेसिकली उसे जेसन फॉर्मेट कहते हैं, बट उसका जो तरीका होता है वो की वैल्यू पेयर्स में ही होता है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा लेट लिखा, ठीक है, डिक्लेयर किया मैंने, एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक वेरिएबल का नाम लिखा जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू लगा करके मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, और ये हमारे पास क्या हो गया, की हो गई, कॉलन लगाया हमने, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू हो गई, यानी नाम के अंदर क्या है, पीयूष, एज क्या है उसकी 25 है, स्टूडेंट है नहीं, ये सब हमारे पास क्या हो गया, इसकी की वैल्यू पेयर है। और ये सब क्या है, पर्सन के, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। कैसे, आओ जानते हैं। तो ये सब हटा लेते हैं, ठीक है, एंड मैं अपना पार्ट लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ये देखना, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, मैंने पहले डिक्लेयर किया, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, एंड ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। अब जरा से यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हुआ, ऑब्जेक्ट को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर किसी भी जो की है उसको कॉल करके उसकी वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखो, मैंने प्रिंट कराना है, ठीक है, मान लो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो पर्सन का जो नाम है वो प्रिंट हो जाए, तो कैसे होगा, तो मुझे क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या, पर्सन, और फिर जब मैं डॉट लगाता हूँ, डॉट लगाने के बाद यहाँ पर देखो सारे मुझे ऑप्शंस मिल रहा है, एज, ग्रीट, हॉबीज, स्टूडेंट नेम, सब कुछ मिल रहा है। तो बेसिकली जब आप डॉट लगाते हो तब आप इनके जो अंदर के कीज हैं इनको आप कॉल कर सकते हो। डॉट लगाने के बाद उस की का नाम लिख दो, जैसे मान लो नेम लिख दिया मैंने, ठीक है, नेम जैसे मैंने लिखा और इसे मैंने सेव किया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो नेम की जो वैल्यू है यानी पीयूष, ये कॉल हो जा रही है, बात समझे। मैं सिर्फ पर्सन को अगर प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। जब इस पर क्लिक करूंगा तो एक्सपैंड हो जाएगा और उसके अंदर मेरी सारी डिटेल होंगी, एज, ग्रीड, हॉबीज, स्टूडेंट नेम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर मैं कॉल करना चाहता हूँ, वही मैंने आपको तरीका बताया कि आपको डॉट लिखना है, डॉट लिखने के बाद आप अपने जो भी आप कॉल कराना चाहते हो उस की का नाम लिख दो,
जैसे मैं एज करना चाहता हूँ तो मैंने करा, मुझे 25 मिल गया, उसकी वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर आप सारे डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तक को आप स्टोर कर सकते हो, ये भी है। ठीक है, अभी वो आगे मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, या आपके पास एरे हो गया, या आपके पास फंक्शन हो गया, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है। मान लो मैं पर्सन डॉट ग्रीट करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास आ रहा है रिटर्न हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी दिस ऑपरेटर आप आगे सीखोगे। ठीक है, अभी मैं मान लो ग्रीट करने के बाद मैं कहता, ब्रैकेट लगाता और यहाँ पे लिख देता हे, मान लो कुछ भी ऐसे लिख देता रैंडम, तो हेलो माय नेम इज पीयूष। ठीक है, हेलो माय नेम इज पीयूष। पीयूष कहाँ से आया, पीयूष आया मेरा डिस डॉट नेम से। डिस क्या है, डिस ये पूरे अंदर को है, इसके अंदर दिस जब मैं लगाता हूँ, ये आगे जाके एडवांस वाला जब हम पोर्शन कवर करेंगे तब मैं डिस के बारे में पढ़ाऊंगा, दिस कैसे काम करता है। ठीक है, इसने इस पूरे को कॉल किया, इसके अंदर जो नेम था, ठीक है, उस नेम को इसने यूज किया। अब ग्रीट के अंदर जब मैंने कुछ लिखा ना, तो ये क्या कर रहा है, इसको अंदर की ओर पास कर रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन के पास गया एंड यहाँ पे फंक्शन मेरा कॉल हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम क्या जानेंगे, हम ऑब्जेक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम जानेंगे कि कैसे किसी चीज को हम ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ऐड एंड डिलीट इन ऑब्जेक्ट, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो मैं कहता हूं पर्सन डॉट, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर ना एक सिटी का भी ऑप्शन ऐड कर दूं, जैसे नाम, एज, स्टूडेंट, हॉबीज, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूं इसी के साथ साथ यहाँ पे सिटी का भी एक की और ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट सिटी इक्वल्स टू एक वैल्यू देनी है मुझे। तो मैं क्या कह देता हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या से, अयोध्या से। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया मैंने। ओके, अब जरा सा मैं अपने क्या करता हूँ, इस पर्सन को कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा सी लॉग पर्सन को कॉल करो जरा। तो अब जरा मैं पर्सन को कॉल करूंगा, ध्यान से देखना, इसके अंदर सिटी नाम का भी ऐड हो गया एक की, और उसके अंदर वैल्यू क्या है, अयोध्या। बात समझ रहे हो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी की वैल्यू को हम इसके अंदर ऐड करते हैं इस मेथड से। ठीक है, अब डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट करने का भी सेम तरीका है। डिलीट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डिलीट, डिलीट लिखा हमने, एंड हम क्या करते हैं, पर्सन डॉट सिटी। इससे क्या हो जाएगा कि वो पार्टिकुलर जो आपकी वैल्यू है, जो की है, वो डिलीट हो जाएगी। पर्सन लिखा, पर्सन के अंदर हमने की को मेंशन किया, मैं चाहता हूँ कि सिटी नाम की जो की है वो डिलीट हो जाए। तो अभी जो मेरा ऐड हुआ था यहाँ पे अयोध्या, अब ये डिलीट हो जाना चाहिए। कैसे डिलीट होगा, मैंने इसे सेव किया, अब सेव करने के बाद, सॉरी, मैंने इस पोर्शन को सेव किया एंड सेव करने के बाद अब जब मैं इसे ओपन करूंगा, देखो गायब हो गया। अब आपको सिटी नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि सिटी डिलीट हो गया। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, हम आगे डिलीट लिखते हैं और उसके आगे हम जो हमारी की है उसको उसके एड्रेस तक जाते हैं, यानी पर्सन डॉट सिटी करके हम पहुंच गए सिटी की के पास, और उसकी वैल्यू और की दोनों डिलीट हो गई। ठीक है, ओके, आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ और जानते हैं, दैट हम क्या करते हैं ना, हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, यानी हम नेस्टेड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, इस पूरे को हम कमेंट डाउन करते हैं, मेरे पास पर्सन नाम का है। ठीक है, ये भी हटा देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा बनाते हैं, खुद का बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हम कहते हैं लेट यूजर इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ नेम जो है मेरा, वो मेरा क्या रख दो आप, पीयूष। ठीक है, नेम पीयूष, और फिर आप लगाओगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, मान लो एड्रेस। अब इस एड्रेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, इससे ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने लगा कॉलन, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, करली ब्रैकेट यूज करके। तो करली ब्रैकेट मैंने यूज किया, मैंने कहा एड्रेस में मेरा जो सिटी है, सिटी है वो क्या कर दो आप, अयोध्या मेंशन कर दो, अयोध्या। और मेरा जो आप क्या कर दो, जो कंट्री है, कंट्री है, ठीक है, उससे आप इंडिया कर दो, इंडिया। ठीक है, ये आपने किया। अब मेरे को अगर देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एड्रेस, और उसके अंदर जो वैल्यू की है, की वैल्यू वो ऐसे है, सिटी क्या है, की है, और ये जो सिटी है
वो किसके अंदर आ रहा है, वो एड्रेस के अंदर आ रहा है, एड्रेस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। और ये एड्रेस किसके अंदर आ रहा है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हमें कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ सिटी तक। तो कैसे करते हैं, देखो मुझे यूजर के अंदर की चाहिए, तो वो कैसे पाते हैं हम, मैंने बताया था ना आपको, मैंने कहा सी लॉग किया, मैंने कहा कि यूजर जो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है उसकी मुझे की चाहिए। की कौन सी चाहिए, एड्रेस। मुझे अगर कंट्री तक पहुंचना है तो पहले मुझे यहां पहुंचना पड़ेगा, तो मैंने लिखा एड्रेस, एड्रेस लिखा मैंने। अब एड्रेस के अंदर कंट्री है, तो मुझे क्या करना है, इस एड्रेस के अंदर एड्रेस जाना है, ठीक है। तो डॉट, अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंट्री है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कंट्री, मैंने कंट्री लिखा। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, देखते हैं, इंडिया। देखो प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मुझे लास्ट ये जो वैल्यू चाहिए वो कैसे मिलेगी, इसके ऊपर जाओ, यहां से जाओ, ठीक है। ये किसका बेटा है, एड्रेस का। एड्रेस किसका बेटा है, यूजर का। तो आप पहले क्या लिखो, यूजर, फिर उसके अंदर जाओ एड्रेस के पास, फिर एड्रेस की मदद से आप जाओ कंट्री के पास। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर से वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, मुझे लगता है आ गई होगी, ठीक है, ओके ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे नोट्स में सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा है लूज इक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ये दोनों क्या है, जरा ध्यान से देखो। मैं वहां पे जाके कोड नहीं करने वाला, या फिर कोड करके ही बता दूं, चलो कोड करके बताता हूँ आपको, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है ये, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट ना थोड़ी सी अलग सी लैंग्वेज है। यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे विद प्रैक्टिस समझ में आता है यार कि कैसे इसे यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मल जो लैंग्वेजेस हैं उनसे थोड़ा सा इसमें चीज़ें अलग हैं। कैसे हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं कहता हूँ 5 इक्वल्स टू 5। क्या ये इक्वल है, मुझे बताओ, क्या ये इक्वल होगा, क्योंकि 5 तो यहाँ पे नंबर है, और यहाँ तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्टोर कर लिया है। अब मैं स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी करूँ ना यार, वो तो स्ट्रिंग है और ये तो नंबर है, ये कैसे इक्वल हो सकता है। लेकिन आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो कहता है कि हाँ ट्रू, ये देखो कहता है हाँ इक्वल है, भैया बराबर है। क्योंकि ये जो आप जो डबल देख रहे हो ना, ये डबल इक्वल्स टू को हम कहते हैं क्या, डबल इक्वल्स टू को हम कहते हैं लूज इक्वालिटी, लूज इक्वालिटी, समझे बात को। और इसी की तरह हम यूज करते हैं क्या, इसी की तरह हम यूज करते हैं ट्रिपल इक्वल्स टू, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। अब जरा समझो कि कैसे क्या काम करता है ये। जैसे लूज इक्वालिटी के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मान लो ये मेरे पास एग्जांपल हमने देखा था। एक ऐसा एग्जांपल और लेते हैं जिसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जो जीरो है मेरा, ठीक है, जीरो जो है मेरा, उसको मैं क्या कहता हूँ, फॉल्स। क्या फॉल्स के बराबर है जीरो, हाँ मुझे बताओ, जी हाँ बराबर है, इक्वल है। ये जब लूज इक्वालिटी लगा रहे हो तो जीरो आपका फॉल्स के बराबर है। आपने ये जाना होगा ना, ये तो आपने पढ़ा ही है कि भाई जीरो जो होता है मेरा, जीरो जो होता है मेरा, वो आपके क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। और जो वन होता है मेरे पास, वो क्या होता है, ट्रू होता है। बट इस तरीके से जीरो और फॉल्स को इक्वल कराना, क्या ये सही होगा, लेकिन आपका जावास्क्रिप्ट कहता है कि हाँ ये सही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि मेरे पास जो नल है, जो नल है और जो अनडिफाइंड है, जो मेरा अनडिफाइंड है, ठीक है, वेट, अनडिफाइंड, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है। हमने तो देखा था कि यार ये दोनों अलग होते हैं, है ना। अनडिफाइंड में हम जब कोई वैल्यू नहीं देते, ठीक है, किसी चीज को असाइन नहीं करते, तो हम उस केस में अनडिफाइंड पाते हैं डाटा टाइप। और जब हम दे देते हैं बट नल एक काइंड ऑफ अनइंटेंशनल, मतलब इंटेंशनली हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू ना असाइन, उस केस में हम नल यूज करते हैं, नल डाटा टाइप का। तो दोनों तो अलग अलग है, तो क्या ये इक्वल है, हाँ ये भी इक्वल है, ये देखो ट्रू। बात समझे बात, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि क्या मेरा जो ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, क्या एक एम्प्टी एरे मेरा फॉल्स के बराबर है, बताओ मुझे, सोचो सोचो इसके बारे में। हम्म, आपका जावास्क्रिप्ट कहता है हाँ, जावास्क्रिप्ट में एम्प्टी एरे जो होता है वो फॉल्स के लिए कन्वर्ट हो जाता है, एम्प्टी एरे इज कन्वर्टेड टू फॉल्स, समझ में आया। तो ये आपका जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो थोड़ा सा महान लैंग्वेज है, ठीक है। तो उस वो ये सब चीजें अलाउ कर देता है, कहता है हाँ भाई इक्वल है। लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगाते हो, जब आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगाते हो तो उस केस में क्या होता है,
उस केस में ये सारी चीज़ें नहीं काम करती, तब वो वैसे ही काम करता है। तब उस केस में क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं सारे इक्वल्स टू लगा दूँ, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू मैंने लगा दिया। अब यहाँ तो पहले ही गलत बता रहा है, इसे हटा देते हैं इसे। अब जरा देखो ध्यान से, अब देखो ये सारे फॉल्स आ गए, दिख रहा है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये लास्ट के 3 फॉल्स हैं। वो वाला मैंने हटा दिया था क्योंकि वो गलत था, ठीक है, वो भी फॉल्स ही था बेसिकली, बट वो एरर शायद शो करने लगता, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो आपका लूज इक्वालिटी है वो सिर्फ ओनली कंपेयर्स क्या, वैल्यू, वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है। 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 है वैल्यू, डाटा टाइप से उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे नॉट टाइप्स, ठीक है, इट ओनली कंपेयर्स वैल्यूज नॉट टाइप्स, टाइप नहीं कंपेयर करता, सिर्फ वैल्यू। जीरो फॉल्स, हाँ ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वो उसने कहा कि हाँ सही है। नल के अंदर भी कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड में भी कुछ नहीं होता, उसने कहा ठीक है, डाटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि जो आपका डबल इक्वल्स टू है उसे लूज इक्वालिटी कहते हैं, वो सिर्फ कंपेयर करता है वैल्यूज को, टाइप्स को नहीं करता। वैसे ही आपका स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होता है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या करता है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आपका जो है वो कंपेयर करता है, कंपेयर बोथ वैल्यू एंड टाइप, यानी वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करता है आपका स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, यानी ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपके जावास्क्रिप्ट में। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट है उसका लेक्चर खत्म होता है। आई होप दैट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया या कुछ डाउट है तो दोबारा से जाकर उस पोर्शन को देखो, नोट्स को एक बार रिवाइज करो, एक बार पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 11वीं बार बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी है, ठीक है। आपको अगर याद करना है तो आपको एक बार खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और उससे पढ़ना पड़ेगा, राइट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ खराब लगा तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, जिससे हम आने वाले वीडियोस में उसे ज़रूर चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसे बेहतर बना सके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डोम मैनिपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल, बाय।